ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्रोमांसर ऑफ द शैडोज, अध्याय 601 एलुसिया। 2 दिन पहले एशबोन टाउन। एलुसिया एशबोन टाउन की पश्चिमी दीवार पर खड़ी थी। सिल्वरविंड और अन्य शहरों की तरह एक विशाल समन संरचना पूरे शहर को कवर कर रही थी और गहरे लाल प्रकाश में चमक रही थी। अध्याय 586 याद रखें। शहर के सभी लोग पहले से ही मर चुके थे और शहर के चारों ओर अंतरिक्ष अवरोध हर गुजरते सेकंड के साथ कमजोर होता जा रहा था। स्विश! अचानक समन संरचना ने एक चमकदार रोशनी छोड़ी और शहर के अंदर मौजूद लोगों के शरीर गायब हो गए। जिस क्षण सभी शरीर गायब हो गए, शहर के चारों ओर अंतरिक्ष अवरोध अविश्वसनीय रूप से कमजोर हो गया और पूरे शहर में दानव दिखाई देने लगे। शहर के पश्चिमी हिस्से में जहां एलुसिया थी, उसके रैंक के समान A+ रैंक के दानव एक के बाद एक दिखाई दे रहे थे। शहर के उत्तरी हिस्से में जहां जेवियर था, S रैंक के दानव दिखाई दे रहे थे। जल्द ही संरचना चमकना बंद हो गई और कुल 5 S रैंक के राक्षस, 80 A जोड़ रैंक के राक्षस, 1000 A रैंक के राक्षस और 15,000 B जोड़ रैंक के राक्षस शहर में दिखाई दिए। जेवियर राक्षसों को देखकर मुस्कुराया और अपने हाथ में मौजूद त्रिकोणीय आकार के टोकन का इस्तेमाल करके सभी राक्षसों को आदेश दिया। जेवियर का आदेश मिलने के बाद सभी राक्षस शहर के उत्तरी हिस्से में इकट्ठा होने लगे। लेकिन S रैंक, A रैंक और B जोड़ रैंक के राक्षसों के विपरीत, जो तुरंत शहर के उत्तरी हिस्से की ओर बढ़ने लगे, सभी A जोड़ रैंक के राक्षस तुरंत नहीं चले। ये देखकर कि A जोड़ रैंक के राक्षस तुरंत नहीं चले, एलुसिया मन ही मन मुस्कुराए और अपने हाथ में मौजूद टोकन का इस्तेमाल किया। उसने अपना मैना टोकन में डाला और जैसे ही उसने अपना मैना टोकन में डाला, राक्षस के खून का इस्तेमाल करके टोकन पर उकेरा गया एक लाल रून थोड़ा चमक उठा और उसने सभी राक्षसों को दूसरे राक्षसों के साथ चलने का आदेश दिया। एलुसिया का आदेश मिलने के बाद ही सभी A+ दानव जेवियर की ओर बढ़ने लगे। लगता है मास्टर सही थे और मेरे लिए इस स्थिति को संभालना मुश्किल नहीं होगा, एलुसिया ने अपने हाथ में टोकन को देखते हुए मन ही मन सोचा और दानवों के पीछे पीछे शहर के उत्तरी हिस्से की ओर चल पड़ी। हालांकि A+ रैंक के दानव अन्य दानवों की तुलना में कुछ सेकंड बाद आगे बढ़े, लेकिन किसी को भी इसमें कुछ भी अजीब नहीं लगा। जल्द ही एशबोन टाउन के अंदर बुलाए गए सभी दानव शहर के उत्तरी हिस्से में इकट्ठा हो गए और जेवियर ने उन्हें एक्वाविले सिटी की दिशा में आगे बढ़ने का आदेश दिया। दानवों के अलावा लगभग 7 लाख राक्षसों की एक सेना भी एक्वाविले सिटी की ओर बढ़ रही थी। जेवियर 5 S रैंक के दानवों के साथ दानव सेना के सामने था। इस बीच एलुसिया और डार्क गिल्ड के 2 अन्य शिकारी जो A रैंक और B जोड़ रैंक के थे, राक्षस सेना के पीछे के छोर पर थे। अब मेरा सबसे अच्छा मौका है, एलुसिया ने सोचा और डार्क गिल्ड के A और B जोड़ रैंक के शिकारियों पर नज़र डाली जो उसके बगल में चल रहे थे। उसने थोड़ी धीमी गति से चलना शुरू किया और उन दोनों को अपने से थोड़ा आगे बढ़ने दिया। जैसे ही वे दोनों उसके आगे बढ़े, उसके हाथ में एक तलवार दिखाई दी। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने उनके चारों ओर एक भ्रम पैदा कर दिया। चूंकि उन दोनों की आध्यात्मिक शक्ति एलुसिया से कम थी, इसलिए उन्होंने कुछ भी अजीब नहीं देखा। उन्हें भ्रम में डालने के बाद एलुसिया उनके पीछे प्रकट हुई और इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते, उसने अपनी तलवार के एक ही वार से उनका सिर काट दिया। उन्हें मारने के बाद उसने तुरंत उनके पास मौजूद त्रिकोणीय आकार का टोकन लिया और उनके शरीर को अपनी स्टोरेज रिंग के अंदर रख दिया। उनके शरीर को रखने के बाद उसने जल्दी से अपने भ्रम कौशल का एक और इस्तेमाल किया और A और B जोड़ रैंक के शिकारियों की नकली छवियां बनाई जिन्हें उसने अभी अभी मारा था। अगर कोई दूर से सेना के पिछले हिस्से को देखता तो कोई भी यह अनुमान नहीं लगा पाता कि एलुसिया के इर्द गिर्द मौजूद दोनों शिकारी नकली थे। ये पुष्टि करने के बाद कि किसी ने उसके विश्वासघाती कृत्य को नहीं देखा है, एलुसिया ने अपनी स्टोरेज रिंग से खून की एक बोतल निकाली और 2 टोकन पर वही रून उकेरा जो उसने अपने टोकन पर उकेरा था। जैसे ही उसने टोकन पर रून उकेरा, एलुसिया को लगा कि अब वह A+ रैंक के राक्षसों के अलावा A और B जोड़ रैंक के राक्षसों को भी आदेश दे सकती है। अब 5 S रैंक के दानवों के अलावा पूरी दानव सेना उसके नियंत्रण में थी। अब मैं जब चाहूं इस खेल को खत्म कर सकती हूं, एलुसिया ने सोचा और जेवियर की पीठ की ओर देखते हुए ठंडी मुस्कान बिखेरी, जो अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ एक्वाविले शहर की ओर भाग रहा था। लगभग 10 घंटे बाद दानवों और राक्षसों की सेना एक्वाविले शहर से बस कुछ किलोमीटर दूर थी। दूर से भी जेवियर शहर की दीवारों के सामने अपने हथियार पकड़े हुए शिकारियों को देख सकता था। मॉर्गना आर्केनम अकादमी की प्रिंसिपल के अलावा 2 और S रैंक के शिकारी सेना के नेतृत्व में खड़े थे। दानवों और राक्षसों की बड़ी सेना को देखकर सभी शिकारियों के चेहरे पर तनाव के भाव थे। हालांकि राक्षस और दानव अभी भी दूर थे, लेकिन वे सभी कई उच्च रैंक के राक्षसों की आभा महसूस कर सकते थे। ये किस तरह की बकवास है? मॉर्गना ने दानवों की सेना को देखते हुए चौंक कर कहा। राक्षसों की सेना द्वारा उस पर दिया जा रहा दबाव 7 लाख राक्षसों की सेना द्वारा दिए जा रहे दबाव से कई गुना अधिक था।
ये कार्य समाप्त करने का समय आ गया है, शिकारियों को देखकर एलुसिया ने बड़बड़ाया। शिकारियों और राक्षसों की मदद से, जिन्हें मैं नियंत्रित कर सकती हूँ, उन सभी का ख्याल रखने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एलुसिया ने अपने पास मौजूद 3 टोकन में अपना मैना डाला और रक्त का उपयोग करके उन पर उकेरा गया रून जल उठा। रून के जलने के बाद उसने एक ही समय में बी जोड़ रैंक, ए रैंक और ए प्लस रैंक के राक्षसों को आदेश भेजा। शहर की दीवारों के सामने खड़े शिकारियों को देखकर जेवियर मन ही मन हंस रहा था। ये अज्ञानी मूर्ख सोचते हैं कि वे अपनी दयनीय ताकत से मुझसे लड़ सकते हैं, उसने हंसते हुए कहा और राक्षसों को अपने हमले शुरू करने का आदेश देने ही वाला था कि कुछ अप्रत्याशित हुआ। दहाड़ दहाड़, अचानक राक्षसों की दर्दनाक दहाड़ें चारों ओर गूंज उठीं और जेवियर को लगा कि बी जोड़ रैंक, ए रैंक और ए प्लस रैंक के राक्षसों से उसका संबंध पूरी तरह से टूट गया है। वह जल्दी से राक्षसों की सेना को देखने के लिए मुड़ा और जैसे ही वह मुड़ा, उसने अपने जीवन का सबसे बुरा सपना देखा। एस रैंक के अलावा बाकी सभी राक्षसों का वध कर रहे थे। 1000 ए रैंक, 80 ए प्लस रैंक और 15,000 बी जोड़ रैंक के राक्षस थे जिन्होंने अचानक राक्षसों पर हमला करना शुरू कर दिया। हालांकि राक्षसों की संख्या बहुत अधिक थी, लेकिन राक्षसों की तुलना में उनकी रैंक बहुत कम थी। राक्षस सेना में केवल एक एस रैंक का राक्षस और 27 ए और ए प्लस रैंक के राक्षस थे। सैकड़ों उच्च रैंकिंग वाले राक्षसों से बनी राक्षस सेना के सामने राक्षस सेना पूरी तरह से बेकार थी। राक्षसों ने हमला करना शुरू करते ही राक्षस सेना का एस रैंक का राक्षस मारा गया क्योंकि सभी ए प्लस रैंक के राक्षसों ने एक ही समय में उस पर हमला किया था। एस रैंक वाले राक्षस को मारने के बाद राक्षसों ने तुरंत अन्य उच्च रैंकिंग वाले राक्षसों को निशाना बनाया, इसलिए और ए जोड़ रैंक वाले अधिकांश राक्षस भी मर गए। क्या हो रहा है? जेवियर ने अपने सामने के दृश्य को एक चकित भाव से देखा, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मोर्गाना और अन्य शिकारी जो इतनी बड़ी सेना को देखकर हताश थे, वे भी चौंक गए। अभी वे सोच रहे थे कि वे इतनी बड़ी सेना का सामना कैसे करेंगे, लेकिन कुछ ही सेकंड में स्थिति ने पूरी तरह से यू टर्न ले लिया। हमें क्या करना चाहिए? मोर्गाना के बगल में खड़े एक जोड़ रैंक के शिकारी ने अनिश्चित आवाज में पूछा, जब उसने देखा कि उसके सामने क्या हो रहा है। शिकारी की बात सुनकर मोर्गाना चुप रही, क्योंकि वह भी भ्रमित थी और उसे नहीं पता था कि उसे क्या करना चाहिए। मोर्गाना, शिकारियों के साथ हमला करो। ये सभी राक्षसों को मारने का हमारा सबसे अच्छा मौका है। जबकि हर कोई अजीब स्थिति के कारण पूरी तरह से सदमे में था, पूरे युद्ध के मैदान में एक तेज आवाज गूंज उठी। मोर्गाना, जेवियर और अन्य शिकारी उस दिशा में देखने लगे जहां से आवाज आई थी और वे सभी चौंक गए जब उन्होंने उस व्यक्ति को देखा जिसने अभी अभी चिल्लाया था। लैला, अपनी मृत्यु से पहले एलुसिया का नाम, क्योंकि लैला एक ए प्लस रैंक की शिकारी थी और एक गोल्ड रैंक गिल्ड की गिल्ड मास्टर थी, मोर्गाना ने उसे देखते ही तुरंत पहचान लिया। ये देखकर कि लैला राक्षस सेना के पीछे थी और कोई भी दानव उस पर हमला नहीं कर रहा था, मोर्गाना इस निष्कर्ष पर पहुंची कि जो कुछ भी हो रहा था वह उससे संबंधित था। मुझे नहीं पता कि उसने क्या किया, लेकिन इन राक्षसों से निपटने का ये हमारा सबसे अच्छा मौका है, मोर्गाना ने सोचा और शिकारियों को भी अपने हमले शुरू करने का आदेश दिया। मोर्गाना का आदेश पाकर सभी शिकारी भी अपने हमले शुरू करने लगे। शहर की दीवारों पर लगी मैना तोपें जल उठीं और जेवियर और अन्य 5 एस रैंक के दानवों को आसन विनाश का आभास हुआ। जेवियर लैला से पूछना चाहता था कि वह ऐसा क्यों कर रही थी और वह राक्षसों को कैसे नियंत्रित कर पा रही थी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाता, उसने देखा कि शिकारियों ने भी अपना हमला शुरू कर दिया है। लानत है, भले ही जेवियर के अलावा 5 एस रैंक के राक्षस थे, लेकिन वे सभी असहाय थे क्योंकि सभी 80 ए जोड़ रैंक के राक्षस एक ही समय में उन पर हमला कर रहे थे। 5 एस रैंक के राक्षसों के पास खुद को बचाने का समय भी नहीं था, इसलिए जेवियर जानता था कि वे उसकी मदद नहीं कर पाएंगे। जब जेवियर ने देखा कि शिकारी मैना तोप तैयार कर रहे हैं, तो उसने लैला की ओर एक घृणित नज़र डाली जो राक्षस सेना के पीछे खड़ी थी और एक एस्केप स्क्रॉल का उपयोग करके वहां से भाग निकली। जेवियर के भागने के बाद लड़ाई 2 और घंटों तक चली। उन 2 घंटों में राक्षसों और शिकारियों ने सभी बचे हुए राक्षसों को मार डाला। शिकारियों और राक्षसों के संयुक्त प्रयासों से 5 एस रैंक के राक्षस भी मारे गए। पूरी लड़ाई के दौरान केवल कुछ बी जोड़ रैंक और 3 ए रैंक के राक्षसों ने अपनी जान गंवाई। सभी शिकारी जीवित रहने में सफल रहे क्योंकि उनमें से अधिकांश दूर से हमला कर रहे थे और केवल राक्षसों की सहायता कर रहे थे। लड़ाई समाप्त होने के बाद एक्वाविले शहर के बाहर का पूरा जंगल राक्षसों के खून से लाल हो गया। हालांकि इस बड़े पैमाने की लड़ाई में कोई भी शिकारी नहीं मरा, लेकिन मोर्गाना और अन्य शिकारियों ने लड़ाई समाप्त होने के तुरंत बाद जश्न नहीं मनाया और एलुइसा को देखा जो उनसे कुछ दूरी पर खड़ी थी और उसके चेहरे पर मुस्कान थी। अध्याय 602 रेवेनहर्स्ट शहर का पतन। ऐसा लगता है कि आपके लिए उन्हें नियंत्रित करना मुश्किल नहीं था, इवान ने एलुसिया द्वारा दिए गए 2 त्रिकोणीय आकार के टोकन को देखते हुए कहा। एलुसिया द्वारा इवान को दिए गए टोकन का उपयोग जेवियर द्वारा बुलाए गए बी जोड़ और ए रैंक के राक्षसों को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता था।
यहाँ आने से पहले एलुसिया ने A+ रैंक के राक्षसों के टोकन को मोर्गाना के पास छोड़ दिया क्योंकि इवान ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। इवान की बात सुनकर एलुसिया ने अपना सिर हिलाया। मास्टर ने मुझे जिस टोकन के बारे में बताया था उस पर रून को उकेरने के बाद मैं उन्हें आसानी से नियंत्रित करने में सक्षम थी। इवान ने अपने हाथ में 2 टोकन पकड़े और उनमें अपना मैना डाला। जैसे ही उसने उनमें अपना मैना डाला, एलुसिया द्वारा उकेरे गए रून चमक उठे और इवान को लगा कि वह उनके सामने खड़ी दानव सेना को आदेश दे सकता है। मास्टर, ये रून क्या है? एलुसिया ने टोकन पर चमकता हुआ रून देखकर उत्सुक स्वर में पूछा। ये रून नहीं है, इवान ने एलुसिया की बात सुनकर अपना सिर हिलाया। ये वास्तव में दानव भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है नियंत्रण। यदि आप इस शब्द को अनुष्ठान संचालक पर लिखते हैं जो इस बार ये टोकन थे, तो आप बुलाए गए राक्षसों को अधिक आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। मास्टर, आप राक्षसों की भाषा जानते हैं? एलुसिया ने आश्चर्यचकित स्वर में पूछा। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? क्या तुम भूल गए हो कि मैं भी कल्पित बौने की भाषा जानता हूँ? इवान ने शांत स्वर में कहा और अपना फ़ोन निकाल लिया। इवान की बात सुनकर एलुसिया को याद आया कि जब इवान ने पहली बार उसे शैडो अनडेड में बदला था तो वह अरोरा दुनिया की भाषा नहीं बोल सकती थी, लेकिन वह इवान से बात करने में सक्षम थी क्योंकि वह कल्पित बौने की भाषा जानता था। अपना फ़ोन निकालने के बाद इवान ने नाथन को एक संदेश भेजा जो अभी भी नेफ्लियम शहर में रह रहा था। नाथन वापस न जाकर नेफ्लियम शहर में ही रहा क्योंकि शैडो अनडेड के खिलाफ लड़ाई के बाद शहर में शिकारियों की संख्या अब तक की सबसे कम थी और उसे स्थिति को स्थिर करने के लिए यहाँ रहने की आवश्यकता थी। संदेश भेजने के लगभग 20 मिनट बाद इवान ने नाथन को अपनी ओर आते देखा। हालांकि इवान का संदेश प्राप्त करने के बाद नाथन पहले से ही तैयार था, फिर भी कंकालों और राक्षसों की सेनाओं को देखकर उसका दिल लगभग सीने से बाहर निकल आया। और जैसे कि यह पर्याप्त नहीं था, वहाँ एक विशाल हड्डी वाला ड्रैगन भी था जो एक भयानक आभा छोड़ रहा था। चिंता मत करो, वे तुम्हें नहीं खाएंगे। राक्षसों और कंकालों को देखने के बाद नाथन को उससे बहुत दूर रुकते देख इवान ने जोर से कहा। इवान की बातें सुनकर नाथन ने गहरी सांस ली और उसके करीब उड़ गया। अब उन काले राक्षसों के अलावा तुम कंकाल और इन अजीब राक्षसों को भी बुला सकते हो, नाथन ने उसके सामने रुकने के बाद कहा। नेथन की बात सुनकर इवान बस थोड़ा मुस्कुराया और राक्षसों की सेना की ओर इशारा किया। तुम्हें उनके बारे में पता होना चाहिए, है न? नाथन ने भी जोड़ और ए रैंक के राक्षसों की सेना को देखा और अपना सिर हिलाया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वे राक्षस होने चाहिए जो एक्वाविले शहर पर हमला करने आए थे। लगता है कि तुम पहले ही मोर्गाना से बात कर चुके हो, इवान ने कहा और नाथन की ओर 2 त्रिकोणीय टोकन फेंके। अगर कोई फिर से शहर पर हमला करता है तो तुम उनका इस्तेमाल कर सकते हो। तो एक्वाविले शहर में जो हुआ वह वास्तव में तुमसे संबंधित है। नाथन ने इवान द्वारा उसकी ओर फेंके गए टोकन को पकड़ा और देखते हुए कहा, उन पर बस अपना मैना टोकन में डालो और तुम उनसे तुम्हारे लिए लड़ने के लिए कह सकते हो। इवान की बात सुनकर नाथन ने अपना मैना टोकन में डाल दिया। जैसे ही उसने अपना मैना टोकन में डाला, उसे लगा कि अब वह राक्षसों की सेना की कमान संभाल सकता है। आप इन टोकन का उपयोग करके इतनी शक्तिशाली सेना को आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। क्या आप वाकई उन्हें मुझे देना चाहते हैं? टोकन की असली ताकत का एहसास होने के बाद नाथन ने पूछा। इवान ने नाथन की बात सुनकर बस मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। हालांकि राक्षसों की सेना शक्तिशाली थी, लेकिन यह इवान के लिए बाधाओं के अलावा कुछ नहीं थी। वर्तमान में उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता डार्क गिल्ड से जुड़ी हर चीज़ को जल्द से जल्द खत्म करना है, लेकिन अगर वह राक्षसों की इस सेना को हर जगह अपने साथ लाने का फैसला करता है तो इससे उसकी दक्षता बहुत कम हो जाएगी। वह बिना किसी समस्या के अपने शैडो अनडेड के साथ यात्रा कर सकता है क्योंकि वह उन्हें अपने शैडो स्टोरेज के अंदर रख सकता है, लेकिन उनके विपरीत वह राक्षसों की सेना को अपने शैडो स्टोरेज के अंदर नहीं रख सकता। जब नाथन ने देखा कि इवान ने उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो उसने बस अपना सिर हिलाया और टोकन रख दिए। वहाँ क्या स्थिति है? नाथन द्वारा टोकन हटाने के बाद इवान ने पूछा। आप पहले से ही एस्ट्रेट, नेफ्लियम और एक्वाविले सिटी की स्थिति के बारे में जानते हैं, इसलिए आप रेवेनहर्स्ट और सेंट्रल सिटी की स्थिति के बारे में पूछ रहे होंगे, है न? नेथन की बात सुनकर इवान ने अपना सिर हिलाया। सेंट्रल सिटी पूरी तरह से ठीक है। नेथन की बात सुनकर इवान ने भौहें चढ़ाईं। उसे ईमानदारी से उम्मीद नहीं थी कि सेंट्रल सिटी अभी भी ठीक होगी, ये जानने के बाद कि डार्क गिल्ड एक ही समय में सभी शहरों पर हमला कर रहा था। क्या सेंट्रल सिटी पर हमला करने वाले राक्षस कमजोर थे? उसने एक पल के बाद पूछा। नेथन ने इवान की बात सुनकर अपना सिर हिलाया। सेंट्रल सिटी पूरी तरह से सुरक्षित है, इसका कारण यह है कि किसी ने इस पर हमला नहीं किया है। किसी ने इस पर हमला नहीं किया। इवान ने नाथन की बात सुनकर अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने एलुसिया को देखा और अपनी छाया इंद्रियों का उपयोग करके उससे इसके बारे में पूछा। जब एलुसिया ने इवान का सवाल सुना तो उसने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता कि उन्होंने सेंट्रल सिटी पर हमला क्यों नहीं किया शहर। इवान ने एक पल के लिए इस बारे में सोचा और नाथन की ओर देखा।
रेवेनहर्स्ट शहर के बारे में क्या? इवान की बात सुनने के बाद नाथन ने एक जटिल भाव दिखाया। रेवेनहर्स्ट शहर 2 दिन पहले पूरी तरह से नष्ट हो गया था। पूरी तरह से नष्ट हो गया? क्या इसका मतलब है? हाँ, नाथन ने अपना सिर हिलाया। शहर का हर एक व्यक्ति मर चुका है। नाथन की बात सुनकर इवान ने गहरी सांस ली। हालांकि उसे पहले से ही इस तरह के परिणाम की उम्मीद थी, क्योंकि वह जानता था कि राक्षस और दानव एक साथ हमला करने जा रहे थे। फिर भी वह ये जानकर काफी हैरान था कि पूरा शहर नष्ट हो गया था। रेवेनहर्स्ट शहर पर हमला करने वाले दानव और दानव अब क्या कर रहे हैं? उसने एक पल के बाद पूछा। शहर पर हमला करने वाले सभी राक्षस और दानव वहीं रह रहे हैं। मुझे नहीं पता कि वे क्या योजना बना रहे हैं, लेकिन शहर को नष्ट करने के बाद वे दूसरे शहर की ओर नहीं बढ़े। नाथन की बात सुनकर इवान ने भौहें चढ़ाईं। वे रेवेनहर्स्ट शहर को नष्ट करने के बाद दूसरे शहर की ओर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? इवान ने मन ही मन सोचा, लेकिन चाहे जो भी हो, वह इस कारण के बारे में नहीं सोच पा रहा था कि वे दूसरे शहर की ओर क्यों नहीं बढ़े। लगता है मुझे उन राक्षसों और दानवों से व्यक्तिगत रूप से पूछना होगा, इवान ने खुद से कहा और अपनी अगली मंजिल तय की। अध्याय 630 अध्ययन। राक्षस सेना को नाथन को सौंपने के बाद इवान ने नेफ्लियम शहर छोड़ दिया और रेवेनहर्स्ट शहर की ओर चल पड़ा। बोन ड्रैगन के शीर्ष पर बैठे हुए, जो सामान्य एस रैंक राक्षसों की तुलना में तेज उड़ रहा था, इवान ने स्टोरेज रिंग को देखा जो इलुइसा ने नेफ्लियम शहर छोड़ने के बाद उसे दिया था। स्टोरेज रिंग के अंदर सिर्फ 2 चीज़ें थीं, लेकिन वे दोनों उसके लिए बहुत उपयोगी थीं, क्योंकि वे बची हुई 2 सामग्रियां थीं जिनकी उसे अपने बूट्स ऑफ वॉर्ड गेजर और कार्नेज को विकसित करने के लिए ज़रूरत थी। लगभग 20 किलोग्राम स्टार अयस्क और 50 गैलेस्टील अयस्क हैं, इवान ने स्टोरेज रिंग के अंदर देखते हुए कहा। स्टार अयस्क और गैलेस्टील को देखने के बाद, जिसे एलुसिया अपने साथ लाई थी, इवान ने कार्नेज और उसके छद्म विकास के लिए ज़रूरी सभी सामग्रियां निकालीं। कार्नेज के लिए विकास की आवश्यकताएं। पूर्ण विकास के लिए 1. एस रैंक प्राइम कोर या एस रैंक मोनार्क कोर। 2. 3 एस रैंक कोर। 3. 10 किलोग्राम स्टार अयस्क। 4. 1 डार्क एनर्जी क्रिस्टल। 5. 2 ब्लड एनर्जी क्रिस्टल। छद्म विकास के लिए 1. एक जोड़ रैंक प्राइम कोर। 2. 1 एस रैंक कोर। 3 किलोग्राम स्टार अयस्क। 4. 1 ब्लड एनर्जी क्रिस्टल। इवान अभी भी एस रैंक तक पहुंचने से कुछ दूर था, इसलिए वह कार्नेज को पूर्ण एस रैंक आर्टिफैक्ट में विकसित नहीं कर सका। वर्तमान में उसका मोनार्क कोर 63% पर है, और यदि वह चाहे तो अपने शैडो स्टोरेज के अंदर मौजूद संसाधनों का उपयोग करके आसानी से इसकी रैंक को एस तक बढ़ा सकता है। लेकिन अब जबकि उसका मोनार्क कोर पहले से ही 63% पर है, इवान इसकी रैंक बढ़ाने के लिए अब एनर्जी डिवोरिंग स्किल का उपयोग नहीं करना चाहता। ऊर्जा भक्षण कौशल के बजाय वह अपने मोनार्क कोर की रैंक को बेहतर बनाने के लिए ए रैंक, ए प्लस रैंक और एस रैंक कोर का उपयोग करना चाहता था, ताकि वह कुछ और कौशल प्राप्त कर सके। उसके शैडो स्टोरेज में लगभग 200 ए और ए प्लस रैंक कोर थे, लेकिन ये कोर उसके मोनार्क कोर को एस रैंक पर धकेलने के लिए पर्याप्त नहीं थे। उसे यकीन नहीं था कि उसे अपने मोनार्क कोर की रैंक बढ़ाने के लिए पर्याप्त उच्च रैंक कोर एकत्र करने में कितना समय लगेगा। यही वजह है कि उसने फिलहाल छद्म विकास पथ अपनाने का फैसला किया। अब मुझे क्या करना चाहिए? इवान ने कार्नेज के विकास के लिए आवश्यक सभी सामग्रियों को निकालने के बाद खुद से कहा। यह पहली बार था जब वह एक आर्टिफैक्ट विकसित कर रहा था, इसलिए उसे यकीन नहीं था कि उसे अपने आर्टिफैक्ट को विकसित करने के लिए क्या करना होगा। एक पल के विचार के बाद उसने सभी सामग्रियों और कार्नेज को बोन ड्रैगन के शीर्ष पर रख दिया और उसी समय सामग्रियों और कार्नेज में अपना मैना डाल दिया। पहले कुछ सेकंड तक कार्नेज और मटीरियल में अपना मैना डालने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन लगभग 1 मिनट बाद इवान ने देखा कि ग्रोथ लिंक स्किल से कनेक्ट करने के बाद कार्नेज के फ्रेम पर दिखाई देने वाला छोटा रून थोड़ा चमकने लगा। कुछ होता देख इवान ने उनमें डालने वाले मैना की मात्रा बढ़ा दी। वाह! अचानक कार्नेज के फ्रेम के ऊपर छोटे रून ने एक चांदी की रोशनी छोड़ी और इवान ने बंदूक के सामने जो सारी सामग्री रखी थी वो तरल में बदल गई और उसमें विलीन हो गई। जैसे ही सामग्री तरल में बदलने के बाद कार्नेज में विलीन हुई, बंदूक के काले फ्रेम से एक शानदार सुनहरी रोशनी निकली। ग्रोथ लिंक स्किल सक्रिय। कार्नेज एक छद्म एस रैंक आर्टिफैक्ट में विकसित हो रहा है। इवान की आंखों के सामने 2 नोटिफिकेशन चमक उठीं और हर गुजरते सेकंड के साथ कार्नेज से निकलने वाली सुनहरी रोशनी और भी तेज होती गई। लगभग 5 मिनट के बाद कार्नेज से निकलने वाली सुनहरी रोशनी मंद पड़ गई और यह धीरे धीरे सामान्य हो गई। कार्नेज सफलतापूर्वक छद्म एस रैंक आर्टिफैक्ट में विकसित हुआ। इवान की आंखों के सामने एक सूचना चमक उठी और उसने देखा कि कार्नेज का काला फ्रेम अब पहले से ज्यादा सख्त लग रहा था। एक बहुत ही हल्की लाल आभा काले कार्नेज को ढक रही थी, जो इसके खतरनाक रूप को और बढ़ा रही थी। ये लाल आभा रक्त ऊर्जा क्रिस्टल का परिणाम होना चाहिए, इवान ने खुद से कहा और कार्नेज को उठा लिया। बंदूक का वजन पहले जैसा ही था और इसमें ज्यादा अंतर नहीं था। कार्नेज स्यूडो एस रैंक कार्नेज कला का एक भयावह काम है। इसका ऑब्सीडियन फ्रेम स्टार अयस्क से बड़ा हुआ है।
कार्नेज बनाने का एकमात्र उद्देश्य अपने लक्ष्य को मारना था। स्यूडो एस रैंक आर्टिफैक्ट में विकसित होने के बाद कार्नेज के सभी पिछले कौशल की शक्ति 2 गुना बढ़ जाती है। अब फोकस, मैना स्ट्रेंथनिंग, जेफिर प्रिसिजन और फैंटम शॉट कौशल के अलावा कार्नेज वेल्डिंग करते समय आप ब्लड बुलेट कौशल का भी उपयोग कर सकते हैं। कार्नेज का उपयोग करने वाला अपनी इच्छानुसार रैपिड फायर और सिंगल शॉट मोड के बीच स्विच कर सकता है। फोकस कौशल उपयोगकर्ता के दिमाग को शांत रखता है और उसकी दृष्टि को 40 गुना बेहतर बनाता है। मैना स्ट्रेंथनिंग, आप कार्नेज मार्क्समैन की शक्ति को बेहतर बनाने के लिए मैना का उपयोग कर सकते हैं। गोलियां। जेफिर प्रिसिजन, कार्नेज राइफल के शॉट्स को उड़ान के बीच में एडजस्ट किया जा सकता है, जिससे यूजर अपनी गोलियों के प्रक्षेप पथ को बदल सकता है ताकि अप्रत्याशित कोनों से लक्ष्य को हिट कर सके। फैंटम शॉट, कार्नेज से फायर किए गए शॉट्स बाधाओं को पार कर सकते हैं, जिससे आप उन दुश्मनों को मार सकते हैं जो सोचते हैं कि वे कवर के पीछे सुरक्षित हैं। दिन में केवल 6 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। ब्लड बुलेट, कार्नेज से फायर किए गए शॉट्स की शक्ति बुलेट बनाने में इस्तेमाल की गई सामग्री पर निर्भर करती है। अगर बुलेट की सामग्री अच्छी नहीं है तो शॉट्स की शक्ति बहुत कम हो जाएगी। जब इवान ने कार्नेज के विवरण को देखा तो कुछ खास नहीं बदला। नए स्किल ब्लड बुलेट के अलावा कार्नेज में जो एकमात्र चीज़ बदली है वह है इसके पिछले स्किल की शक्ति। अपने शुरुआती 20 बार से फोकस कौशल अब उसकी दृष्टि को 40 गुना तक सुधार सकता है और वह पिछले 3 बार के बजाय 6 बार फैंटम शॉट कौशल का उपयोग कर सकता है। मन शक्ति की शक्ति भी 2 गुना बढ़ गई और उसके लिए जेफिर प्रेसिजन कौशल का उपयोग करके कार्नेज की गोलियों को नियंत्रित करना आसान हो गया। हालांकि सुधार खराब नहीं है, मैं एक ऐसा कौशल प्राप्त करने की उम्मीद कर रहा था जो मुझे अपने मन का उपयोग करके गोलियां बनाने की अनुमति देगा, इवान ने कार्नेज के विवरण को पढ़ने और इसके नए कौशल ब्लड बुलेट को देखने के बाद निराश स्वर में कहा। पहले तो कौशल के विवरण को पढ़ते समय इवान के हाव भाव सामान्य थे, लेकिन जितना अधिक उसने पढ़ा उसका भाव उतना ही गंभीर होता गया। अंत में जब उसने रक्त बुलेट कौशल का विवरण पढ़ना समाप्त किया तो उसका दिल युद्ध के ड्रम की तरह धड़कने लगा। अरे, अगर मैं अपने डूम ब्रिंगर ब्लडलाइन के साथ इस कौशल का उपयोग करता हूं तो यह मेरे लिए एक निश्चित हत्या कौशल बन जाएगा, इवान ने उत्साह से भरी आवाज में कहा। यूटोपिया में भी अरोड़ा दुनिया को भूल जाओ, ये किसी के लिए भी घातक कौशल होगा। इवान ने रक्त बुलेट कौशल के विवरण को कुछ और बार पढ़ा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह गलत नहीं था। 5 बार एक ही विवरण पढ़ने के बाद उसने आखिरकार एक गहरी सांस ली और सावधानी से कार्नेज को अपने छाया भंडारण के अंदर रख दिया। छाया भंडारण के अंदर मौजूद उसके छाया मरे हुए लोग ये देखकर अवाक रह गए कि इवान कितनी सावधानी से कार्नेज को रख रहा था। उन्होंने सोचा कि कैसे वह हमेशा बिना किसी परवाह के उन्हें छाया भंडारण के अंदर फेंक देता था और ईर्ष्या महसूस करता था। जब उन्होंने देखा कि इवान कार्नेज को किस तरह रख रहा था तो एलिसिया और एलुसिया की आंखें सिकुड़ गईं और उन्होंने तुरंत एक आपातकालीन गुप्त पंथ बैठक बुलाई। कुछ ही सेकंड में इवान को पता नहीं था कि कुछ मनोरोगी पंथी उसकी नई विकसित कलाकृति को नष्ट करने की योजना बना रहे थे क्योंकि वे उसकी देखभाल से ईर्ष्या कर रहे थे। इवान ने कहा, मैं हर 7 दिन में एक बार ब्लड बुलेट स्किल का इस्तेमाल कर सकता हूं, हालांकि कूल डाउन का समय कम नहीं है, लेकिन इस स्किल की ताकत को देखते हुए ये कई अन्य स्किल से बहुत कम है, और उन्हें विकसित करने के लिए बूट्स ऑफ वॉर्डगेजर भी निकाला। वॉर्डगेजर के बूट्स ने उन्हें प्राप्त करने के बाद से उनकी बहुत मदद की। वॉर्डगेजर के बूट्स A+ रैंक, ये बूट्स उपयोगकर्ता को बढ़ी हुई चपलता और सजगता प्रदान करते हैं, जिससे वे तेज़ी से दिशा बदल सकते हैं और तेज़ी से चलते हुए जटिल कलाबाजी कर सकते हैं। बूट्स पहनते समय उपयोगकर्ता सटिप ऑफ वॉर्डगेजर स्किल का इस्तेमाल कर सकता है। इवान की चपलता हमेशा से बहुत अधिक रही है, जिसका श्रेय उनके टेम्पोरल वेलोसिटी, फ्लिकर स्टेप्स, विंड मैनिपुलेशन और कुछ अन्य स्किल्स को जाता है। इन सभी कौशलों का एक साथ उपयोग करने से उसकी चपलता इतनी भयानक स्तर तक बढ़ जाती है कि अरोड़ा वर्ल्ड में कोई भी उसे पकड़ नहीं सकता। लेकिन अगर वॉइड गेजर के जूते न होते तो वह अपनी उच्च चपलता की पूरी क्षमता का उपयोग कभी नहीं कर पाता। वॉइड गेजर के जूते उसकी सजगता को बढ़ाते हैं और उसे तेज़ी से दिशा बदलने और अपनी शीर्ष गति से चलते हुए जटिल कलाबाजी करने की अनुमति देते हैं। इस क्षमता के बिना उसके लिए अपनी शीर्ष गति से चलते हुए अपने शरीर को नियंत्रित करना अविश्वसनीय रूप से कठिन होता। चलो आशा करते हैं कि कार्नेज की तरह ये जूते भी मुझे कुछ अच्छा देंगे, इवान ने जूते निकालने के बाद खुद से कहा। बूट्स ऑफ वॉर्डगेजर के लिए एवोल्यूशन की आवश्यकताएं। पूर्ण एवोल्यूशन के लिए 1. S रैंक प्राइम कोर या S रैंक मोनाक कोर। 2 किलोग्राम वॉर्ड सिल्वर। 3. 2 S रैंक कोर। 4. गैले स्टील के 5 अयस्क। छद्म एवोल्यूशन के लिए 1. A जोड़ रैंक प्राइम कोर। 2. 500 ग्राम वॉर्ड सिल्वर। 3. A जोड़ रैंक कोर। 4. गैले स्टील के 3 अयस्क। कार्नेज की तरह इवान ने बूट्स ऑफ वॉर्डगेजर के सामने छद्म एवोल्यूशन सामग्री रखी और उनमें अपना मैना डाला। जल्द ही
ग्रोथ लिंक कौशल के साथ उन्हें जोड़ने के बाद बूट्स के तलवे पर दिखाई देने वाले रून चमक उठे और पहले की तरह सामग्री तरल में बदल गई और बूट्स के साथ विलीन हो गई। ग्रोथ लिंक स्किल सक्रिय। बूट्स ऑफ वॉर्डगेजर एक छद में रैंक आर्टिफैक्ट में विकसित हो रहा है। बूट्स ने सामग्रियों के विलय के बाद एक शानदार सुनहरी रोशनी जारी की और इवान ने बूट्स के चारों ओर की जगह को थोड़ा हिलते हुए महसूस किया। ऐसा लगता है कि स्टेप ऑफ वॉर्डगेजर स्किल का प्रभाव इसके विकास के बाद बहुत बढ़ जाएगा, इवान ने मन ही मन सोचा जब उसने बूट्स से निकलने वाली अंतरिक्ष ऊर्जा में उतार चढ़ाव महसूस किया। बूट्स की विकास प्रक्रिया लगभग 15 मिनट तक चली, जो कि कार्नेज के विकास समय से 3 गुना अधिक थी। जब बूट्स के चारों ओर की सुनहरी रोशनी गायब हो गई और वे सफलतापूर्वक विकसित हो गए, तो इवान ने देखा कि काले बूट्स में अब बैंगनी रंग का एक संकेत था। उसने बूट्स उठाए और उनके विवरण को देखा। जब इवान ने बूट्स के विवरण को देखा तो उसने देखा कि कार्नेज के विवरण की तरह ही बूट्स ऑफ वॉर्डगेजर के विवरण में भी बहुत बदलाव नहीं हुआ था। अब चपलता और सजगता बढ़ाने के अलावा बूट्स उसके सभी मूवमेंट प्रकार के कौशल की शक्ति को भी 50% तक बढ़ा सकते हैं। हालांकि यह प्रभाव काफ़ी सरल था, लेकिन इस प्रभाव से मिलने वाला लाभ असाधारण था। उदाहरण के लिए, अपने कौशल विंड वॉक का उपयोग करके इवान पलक झपकते ही 10 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकता है। लेकिन अब बूट्स ऑफ वॉर्डगेजर के नए प्रभाव के साथ वह एक पल में 15 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकता है। और ये परिणाम तब है जब वह केवल एक ही कौशल का उपयोग कर रहा है। क्या होगा यदि विंड वॉक कौशल के साथ वह फ्लिकर स्टेप्स जैसे अपने अन्य मूवमेंट कौशल का भी उपयोग करता है? इस सरल प्रभाव के लाभ कुछ भी नहीं थे। ये स्यूडो एस रैंक बूट्स का प्रभाव है और यह प्रभाव तब और भी बढ़ जाएगा जब मैं इसे पूर्ण एस रैंक आर्टिफैक्ट में विकसित करूंगा, इवान ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ खुद से कहा और स्टेप ऑफ वॉर्डगेजर कौशल के विवरण को देखा। स्टेप ऑफ वॉर्डगेजर जब पहनने वाला इस कौशल को सक्रिय करता है तो उसे शून्य में कदम रखने और मात्र सेकंड में विशाल दूरी तय करने, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर टेलीपोर्ट करने की क्षमता प्राप्त होती है। इस कौशल का उपयोग करके आप अधिकतम 150 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं और इस कौशल का उपयोग दिन में 2 बार किया जा सकता है। बूट्स ऑफ वॉर्डगेजर द्वारा प्रदान किए गए कौशल का प्रभाव बहुत अधिक नहीं बदला। अब 100 किलोमीटर के बजाय वह 150 किलोमीटर आगे बढ़ सकता था। हालांकि कौशल में बहुत अधिक बदलाव नहीं हुआ और बेहतर प्रभाव भी कुछ खास नहीं था, इवान को इसकी बहुत परवाह नहीं थी क्योंकि उसका पूरा ध्यान बूट्स के नए कौशल पर था जो स्यूडो एस रैंक में इसके विकास के बाद खुला था। कार्नेज के विपरीत जो केवल 5 मिनट में विकसित हुआ, बूट्स ऑफ वॉर्डगेजर को अपना विकास पूरा करने में पूरे 15 मिनट लगे। हालांकि सभी मूवमेंट प्रकार के कौशल में 50% की वृद्धि एक बहुत अच्छा प्रभाव है, लेकिन ये ब्लड बुलेट कौशल के प्रभाव के करीब भी नहीं है, इवान ने खुद से कहा और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। अगर मेरा अनुमान गलत नहीं है तो इस नए खुले कौशल के कारण बूट्स ऑफ वॉर्डगेजर को विकसित होने में 15 मिनट लगे। इवान ने अपनी नज़र नए कौशल के नाम पर केंद्रित की और कौशल का विवरण जो उसके भविष्य को बहुत प्रभावित करेगा उसके सामने प्रकट हुआ। शून्य अध्ययन। ये कौशल आपको दिन में 10 मिनट के लिए अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को शून्य में भेजने की अनुमति देता है। इस कौशल की मदद से आप शून्य के रहस्यों को समझ सकते हैं और अपने विश्वसार को शून्य की वैचारिक ऊर्जा में बदल सकते हैं। अध्याय 604 बेवकूफ़ों का झुंड भाग 1। शून्य अध्ययन। ये कौशल आपको दिन में 10 मिनट के लिए अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को शून्य में भेजने की अनुमति देता है। इस कौशल की मदद से आप शून्य के रहस्यों को समझ सकते हैं और अपने विश्वसार को शून्य की वैचारिक ऊर्जा में बदल सकते हैं। जब इवान ने कौशल का विवरण पढ़ना समाप्त किया तो उसकी आंखें लगभग अपनी जेबों से बाहर निकल गईं। अगर उसे यह कौशल 2 महीने पहले मिला होता तो उसे इसकी ज़्यादा परवाह नहीं होती क्योंकि उस समय उसे वैचारिक ऊर्जाओं के बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन अपने सपनों में देखी गई यादों की वजह से अब उसे वैचारिक ऊर्जाओं के बारे में पता था। ये कौशल, एक कलाकृति जो एस रैंक भी नहीं है, वह इतना बढ़िया कौशल कैसे प्रदान कर सकती है जो इसके उपयोगकर्ता को शून्य के रहस्यों को समझने में मदद कर सकती है और उन्हें अपने विश्वसार को शून्य की वैचारिक ऊर्जा में बदलने में मदद कर सकती है, इवान ने शून्य अध्ययन कौशल के विवरण को देखते हुए चौंक कर कहा। हालांकि इवान विवरण के बारे में स्पष्ट नहीं था, लेकिन वह कम से कम ये जानता था कि किसी व्यक्ति को अपने मन को विश्वसार में बदलने के लिए एस रैंक से आगे जाने की आवश्यकता है। अपने मन को विश्वसार में बदलने के बाद ही कोई व्यक्ति विभिन्न तत्वों के रहस्यों के बारे में सीखना शुरू कर सकता है और अपने विश्वसार को वैचारिक ऊर्जा में बदल सकता है। इवान का कोर अभी भी A+ रैंक पर था, वैचारिक ऊर्जाओं के रहस्यों के बारे में जानने के लिए आवश्यकताओं तक पहुंचने से बहुत दूर। लेकिन इस कौशल की मदद से वह शून्य के रहस्यों को समझ सकता है और अपने विश्वसार को शून्य की संकल्पनात्मक ऊर्जा में बदल सकता है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इस तरह की क्षमता का कौशल एक ऐसी कलाकृति के अंदर कैसे प्रकट हो सकता है जो एस रैंक भी नहीं है, इवान ने कहा और अपने सीने पर उकेरे गए रून ऑफ इवोल्यूशन को छुआ। वह इस बारे में सोच सकता था कि बूट्स ऑफ वॉर्डगेजर में ऐसा कौशल क्यों दिखाई दिया। इसका एकमात्र कारण रून ऑफ इवोल्यूशन है जो अभी भी उसके लिए एक पूर्ण रहस्य है।
उसका ग्रोथ लिंक कौशल रून ऑफ एवोल्यूशन से संबंधित है और इस रून के अलावा इवान किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोच सकता था जो उसे इतना बढ़िया कौशल प्राप्त करने में मदद कर सके। भले ही मैं सिर्फ एक जोड़ रैंक का शिकारी हूँ, लेकिन रून ऑफ एवोल्यूशन की वजह से मेरे मन का 5% पहले ही विश्वसार में बदल चुका है। अगर मैं शून्य अध्ययन कौशल का उपयोग करता हूँ तो मैं अपने अंदर के विश्वसार को शून्य की वैचारिक ऊर्जा में बदलने में सक्षम हो सकता हूँ, इवान ने खुद से कहा और अपने बूट्स ऑफ वॉइड गेजर को पहन लिया। जब उसने वॉइड गेजर के अपने जूते पहने तो इवान ने महसूस किया कि उसकी सजगता में तेजी से वृद्धि हुई है और उसके शरीर पर उसका नियंत्रण बढ़ गया है। जूते पहनने के बाद उसने इंतजार नहीं किया और अपनी आंखें बंद कर लीं। अपनी आंखें बंद करने के बाद उसने जूतों के नए कौशल वॉइड स्टडी को सक्रिय किया। जैसे ही इवान ने कौशल को सक्रिय किया, वॉइड गेजर के जूते से गहरी काली ऊर्जा की लहरें निकली और इवान के शरीर के अंदर चली गईं। जब ऊर्जा की लहरें उसके शरीर के अंदर चली गईं तो इवान ने महसूस किया कि उसकी आध्यात्मिक इंद्रियां अपने आप ही चल रही हैं। उसकी आध्यात्मिक इंद्रियां उसके शरीर से निकलकर आसपास के क्षेत्र में फैल गईं, जिससे उसे अपने आसपास 100 मीटर का क्षेत्र दिखाई देने लगा। अचानक इवान ने महसूस किया कि उसकी आध्यात्मिक इंद्रियों के माध्यम से एक अजीब शक्ति चल रही है और वह 100 मीटर का क्षेत्र जो वह देख रहा था काला होने लगा। बस कुछ ही सेकंड में वह सब कुछ जो वह अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों के माध्यम से देख रहा था काला हो गया। ये है, इवान तब दंग रह गया जब उसके आसपास की हर चीज़ काली हो गई, लेकिन जल्द ही उसने महसूस किया कि जिस अंधेरे क्षेत्र को वह देख रहा था उसमें एक अजीब ऊर्जा चल रही है। लगता है मेरी आध्यात्मिक इंद्रियां सफलतापूर्वक शून्य में प्रवेश कर गई हैं, इवान ने अपने आसपास के अंधेरे को देखते हुए कहा। इस अंधेरे क्षेत्र में इवान कुछ भी नहीं देख पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे एक गहरे काले अथाह गड्ढे में फेंक दिया गया हो और वह कुछ भी नहीं कर सकता। ये पहली बार था जब इवान ने ऐसा कुछ अनुभव किया था और कुछ भी न कर पाने की इस अजीब भावना ने उसे बेहद परेशान कर दिया था। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, उसने अपने होश में आने के लिए खुद से कहा। उसने कुछ सेकंड के लिए कुछ भी सोचना बंद कर दिया और बिना कुछ किए अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों से अपने आसपास के अंधेरे को देखा। कुछ सेकंड के बाद जब उसका मन शांत होने लगा तो इवान आखिरकार उस ऊर्जा को महसूस करने में सक्षम हो गया जो अंधेरे में घूम रही थी। क्या ये शून्य ऊर्जा है? उसने सोचा जब उसने अंधेरे में घूम रही ऊर्जा को महसूस किया। उसने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग किया और शून्य में घूम रही ऊर्जा को समझने की कोशिश की, लेकिन 5 मिनट के बाद भी वह शून्य ऊर्जा के बारे में कुछ भी नहीं समझ पाया। क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? हालांकि वह पहले से ही जानता था कि पहली कोशिश में उसके लिए कुछ भी समझना आसान नहीं होगा, फिर भी उसे अजीब लगा क्योंकि चाहे वह कुछ भी करे, शून्य ऊर्जा उसे जवाब नहीं दे रही थी। 1 और मिनट बीत गया और शून्य ऊर्जा अभी भी उस पर प्रतिक्रिया नहीं कर रही थी। मेरे पास बस 4 मिनट बचे हैं, इवान ने कहा और एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन जल्द ही हिचकिचाहट गायब हो गई और उसने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को शून्य के अंदर घूम रही ऊर्जा की ओर बढ़ाया। मुझे उम्मीद है कि मेरी आत्मा को नुकसान नहीं होगा, उसने कहा और अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करके शून्य ऊर्जा को छुआ। जैसे ही इवान की आध्यात्मिक इंद्रियों ने शून्य के अंदर घूम रही ऊर्जा को छुआ, उसने महसूस किया कि उसके दिमाग में बिजली गिर गई है। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा तेजी से खत्म होने लगी और उसके दिमाग में कुछ ऐसा ज्ञान आने लगा जो उसके लिए समझने के लिए बहुत जटिल था। 2 मिनट से भी कम समय में इवान की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा खत्म हो गई और उसे शून्य अध्ययन कौशल का उपयोग बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हफ हफ, इवान ने अपनी आंखें खोली और जोर से सांस ली। उसका पूरा शरीर ठंडे पसीने से भीगा हुआ था और उसे तेज सिर दर्द महसूस हो रहा था। हालांकि इवान को तेज सिर दर्द हो रहा था, लेकिन उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं और उस ज्ञान पर ध्यान केंद्रित किया जो उसके मन में अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों से ऊर्जा को छूने के बाद प्रकट हुआ था। उसे डर था कि अगर उसने तुरंत कार्रवाई नहीं की तो उसे अभी अभी प्राप्त हुआ सारा ज्ञान गायब हो जाएगा। इवान को सब कुछ सुझाने में लगभग 1 घंटा लगा। जब उसने सब कुछ सुझाने के बाद अपनी आंखें खोलीं तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। उसने अपनी स्टेटस विंडो खोली और शून्य ऊर्जा के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के बाद दिखाई देने वाले नए पैनल को देखा। शून्य की वैचारिक ऊर्जा की वर्तमान समझ 0.001%। इवान ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन उसमें से कोई शब्द नहीं निकला। वह पूरी तरह से अवाक था। हालांकि शून्यदर्शी के जूते मेरी इंद्रियों को 10 मिनट के लिए शून्य के अंदर जाने की अनुमति दे सकते हैं और मैं शून्य के रहस्यों के बारे में जान सकता हूं, मैं अपनी वर्तमान आध्यात्मिक शक्ति के साथ कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं सीख सकता, उसने बुदबुदाया और अपनी भौहें रगड़ीं। बूटों के विकास के बाद जब इवान ने देखा कि वह शून्य अध्ययन कौशल का उपयोग केवल 10 मिनट के लिए कर सकता है, तो उसने सोचा कि कौशल की अवधि काफ़ी कम है, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि अपनी वर्तमान आध्यात्मिक शक्ति के साथ वह उन 10 मिनटों का भी सही से उपयोग नहीं कर सकता। अरे, मैं ये सोचना भी नहीं चाहता कि इस दर पर शून्य की वैचारिक ऊर्जा के बारे में कुछ भी सीखने में मुझे कितना समय लगेगा, इवान ने शाप दिया और बोन ड्रैगन के ऊपर लेट गया।
अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करने के बाद वह बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। लेटने के कुछ सेकंड बाद ही इवान सो गया। जब वह 6 घंटे बाद उठा तो उसकी अधिकांश आध्यात्मिक ऊर्जा पहले ही ठीक हो चुकी थी। अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को पूरी तरह से ठीक होते देख इवान ने कोई समय बर्बाद नहीं किया और शून्य अध्ययन कौशल के बचे हुए समय का उपयोग किया। जब उसने शून्य अध्ययन कौशल के बचे हुए समय का उपयोग करना समाप्त किया तो इवान एक बार फिर थक गया। उसने अपने दिमाग में आए ज्ञान को समझने की कोशिश की, लेकिन परिणाम पहले जैसा ही रहा। हालांकि वह कुछ भी समझने में असमर्थ था, लेकिन इवान निराश नहीं हुआ क्योंकि वह जानता था कि वैचारिक ऊर्जा को समझना कोई आसान काम नहीं है और इसे कुछ दिनों में पूरा नहीं किया जा सकता है। हड्डी के ड्रैगन की उड़ान की गति बहुत तेज थी, इसलिए इवान को रेवेनहर्स्ट शहर तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। नेफलियाम शहर छोड़ने के सिर्फ 30 घंटे बाद वह खुद को रेवेनहर्स्ट शहर के बाहर पाया। अध्याय 605 बेवकूफ़ों का झुंड भाग 2। उन्होंने पूरे शहर को एक उजाड़ इलाके में बदल दिया। इवान ने रेवेनहर्स्ट शहर को पूरी तरह से नष्ट होते हुए देखकर धीमी आवाज में कहा। पूरे शहर में एक भी इमारत ऐसी नहीं बची थी जो पूरी तरह से बची हो। शहर के बाहर का जंगल शिकारियों, राक्षसों और दानवों के खून की वजह से लाल हो गया था और बड़े पैमाने पर लड़ाई के निशान हर जगह मौजूद थे। जब इवान ने अपनी कौशल हॉक की आंख का इस्तेमाल किया और दूर से शहर के अंदर देखा तो उसने कई राक्षसों और दानवों को देखा जो हर जगह घूम रहे थे। एलिया सिल्वरविंड टाउन आया, जेवियर एक्वाविल सिटी गया और डेमियन एस्ट्रेट सिटी गया। अगर मेरा अनुमान गलत नहीं है तो रेवेनहर्स्ट सिटी पर हमला करने के लिए सेना का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति सेरा या नेट होना चाहिए। इवान ने शहर के अंदर घूम रहे राक्षसों और दानवों को देखकर मन ही मन सोचा। चलो चलते हैं। उसने दूर से शहर की स्थिति को देखने के बाद हड्डी वाले ड्रैगन के सिर को थपथपाया और उसे शहर की ओर उड़ने का आदेश दिया। हड्डी वाले ड्रैगन ने इवान के आदेश का पालन किया और अपने हड्डी वाले पंख को फड़फड़ाया। कुछ निम्न स्तर के राक्षस थे जो नष्ट हो चुके शहर के बाहर रह रहे थे। इन निम्न स्तर के राक्षसों में से अधिकांश एफ रैंक से लेकर C रैंक तक के थे। उनके ऊपर उड़ते समय बोन ड्रैगन ने अपने एक कौशल अनडेड ड्रैगन्स माइट का इस्तेमाल किया। निम्न स्तर के राक्षसों को दर्द में चीखने का मौका भी नहीं मिला, इससे पहले कि उनके शरीर अनडेड ड्रैगन्स माइट के दबाव के कारण खून के धुंध में फट गए। इवान ने अजीब नज़र से बोन ड्रैगन को देखा जब उसे लगा कि वह अपने कौशल का इस्तेमाल निम्न स्तर के राक्षसों को मारने के लिए कर रहा है और उसने अपना सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि यह कल मेरे द्वारा पीटे जाने के बाद इन राक्षसों पर अपना गुस्सा निकाल रहा है। लगभग 10 मिनट बाद जब इवान शहर के अंदर लगभग 100 किलोमीटर की यात्रा कर चुका था और बोन ड्रैगन ने अपने अनडेड ड्रैगन की ताकत कौशल के साथ अज्ञात संख्या में राक्षसों को मार डाला था, इवान को एक परिचित आभा उसकी ओर आती हुई महसूस हुई। रुको, उसने बोन ड्रैगन से कहा और उसे जमीन पर उतरने का आदेश दिया। इवान का आदेश पाकर बोन ड्रैगन ने उड़ना बंद कर दिया और रेवेनहर्स्ट शहर की नष्ट हो चुकी इमारतों के बीच उतर गया। बोन ड्रैगन के उतरने के कुछ सेकंड बाद कोई इवान की ओर उड़ता हुआ आया और उससे कुछ 100 मीटर दूर रुक गया। तुम यहाँ अकेले आने की हिम्मत कर रहे हो? इवान ने उदासीन स्वर में पूछा। क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा इससे पहले कि कोई तुम्हारी मदद करने आए? चूंकि मैं यहाँ अकेली आती हूँ इसलिए स्वाभाविक रूप से मेरे पास तुमसे खुद को बचाने का एक तरीका है। सेरा ने इवान की बात शांति से सुनी। लेकिन मैं यहाँ तुमसे लड़ने नहीं आई हूँ। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है। ओह, इवान ने सेरा की बात सुनकर अपनी भौहें ऊपर उठाईं। और तुम्हारा प्रस्ताव क्या हो सकता है? हमारे साथ आओ, सेरा ने सीधे कहा। अगर तुम हमारे साथ आओगी तो अरोरा दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो तुम्हारा विरोध कर सके। मेरी मौजूदा ताकत के साथ मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुझे रोक सकता है, भले ही वे चाहें। इवान ने मन ही मन सोचा लेकिन जोर से नहीं कहा। तुम्हारे उदार प्रस्ताव के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ जुड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इतनी जल्दी मना मत करो। जब इवान ने उसे मना किया तो सेरा ने कहा, क्या तुम नहीं जानना चाहती कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं? अगर तुम हमारे साथ आओगी तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। इवान ने कुछ सेकंड के लिए सेरा को देखा और फिर अपना सिर हिलाया। मुझे इस बात की परवाह क्यों है कि तुम क्या करना चाहती हो? उसने कहा और फिर मुस्कुराया। वास्तव में मुझे पहले से ही पता है कि तुम ये क्यों कर रही हो। तुम्हें पहले से ही पता है कि हम ये क्यों कर रहे हैं। इवान की बात सुनकर सेरा ने व्यंग्य किया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं मूर्ख हूँ? जो भी तुम सोचना चाहती हो सोचो। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई परवाह है। इवान की लापरवाह प्रतिक्रिया सुनकर सेरा उसे घूरती रही। वह उसके चेहरे पर उदासीनता देखकर बता सकती थी कि उसे वास्तव में उनके लक्ष्य के बारे में जानने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। क्या होगा अगर मैं तुम्हें बताऊं कि हम ये सब टॉवर ऑफ असेंशन की वजह से कर रहे हैं? सेरा ने एक पल बाद कहा। ये सुनने के बाद भी इवान के हाव भाव नहीं बदले और जब उसने टॉवर ऑफ असेंशन शब्द सुना तो उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान भी आई। सेरा ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं जब उसने इवान के चेहरे पर उसकी बात सुनने के बाद हल्की मुस्कान देखी।
क्या वह वास्तव में हमारे लक्ष्य के बारे में जानता है? बेवकूफ़ों का झुंड, इवान ने सेरा की ओर देखते हुए कहा। ये जानने के बाद कि तुम लोग शहरों में इतने सारे उच्च रैंकिंग वाले गिल्डों पर नियंत्रण करने में सक्षम थे, मुझे लगा कि डार्क गिल्ड के तुम लोग बहुत होशियार हो, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम लोग कुछ खास नहीं हो। तुम्हारा क्या मतलब है? सेरा ने ठंडे स्वर में पूछा जब उसने इवान की तिरस्कार भरी आंखों को देखा। चलो अभी के लिए टॉवर ऑफ असेंशन को एक तरफ रख देते हैं, इवान ने कहा और बोन ड्रैगन के सिर के ऊपर बैठ गया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम लोग ये सब उस व्यक्ति की वजह से कर रहे हो जो उस तथाकथित इन्फर्नो डिंगॉन के अंदर है ना? इवान की बातें सुनकर सेरा ने कुछ नहीं कहा और उसे देखती रही। उसे आश्चर्य नहीं हुआ कि इवान को इन्फर्नो डिंगॉन के बारे में पता था, क्योंकि उसे पता था कि लगभग 2 महीने पहले इवान के बुलाए गए राक्षसों में से एक सफलतापूर्वक इन्फर्नो डिंगॉन के अंदर चला गया था। लगता है मैं सही कह रहा हूं, इवान ने सिर हिलाया ये देखकर कि सेरा कुछ नहीं बोल रही थी। हालांकि मुझे पहले से ही यकीन है कि मैं फिर भी तुमसे पूछना चाहता हूं, उसने कहा और सेरा की तरफ देखा। क्या उस आदमी ने तुमसे कहा था कि वह तुम्हें एक राक्षस में विकसित होने का अवसर देगा? सेरा का शरीर कांप उठा और उसका चेहरा कांप उठा। इवान की बात सुनकर उसकी आंखें खुल गईं। तुमने कैसे? हा, इवान सेरा की प्रतिक्रिया देखकर हंसने लगा और उसे ऐसे देखा जैसे वह किसी बेवकूफ़ को देख रहा हो। तो मेरा अनुमान सही है, उसने अपनी हंसी को मुश्किल से रोकते हुए कहा। तुमने वाकई उस आदमी की बात पर यकीन किया? इवान की हंसी देखकर सेरा को लगा कि कुछ ठीक नहीं है। उसने अपने दिल में पनप रही बेचैनी को मुश्किल से काबू में किया और ठंडी आवाज में बोली, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह से झांसा देकर मुझे डरा सकते हो? सेरा की बात सुनकर इवान मुस्कुराया, क्योंकि वह उसकी आवाज में बेचैनी महसूस कर सकता था। अगर तुम्हें लगता है कि मैं झांसा दे रहा हूं तो मुझे तुमसे कुछ पूछने दो, इवान ने कहा और ठंडी मुस्कान दी। क्या तुमने कभी सोचा है कि उस आदमी ने तुम्हें राक्षसों को बुलाने की विधि क्यों सिखाई? अध्याय 606 क्या एक अभिनेता भाग 1। क्या आपने कभी सोचा है कि उस आदमी ने आपको राक्षसों को बुलाने की विधि क्यों सिखाई? इवान की बात सुनकर सेरा कुछ सेकंड के लिए झिझकी, लेकिन उसके चेहरे पर उपहासपूर्ण भाव देखने के बाद उसने आखिरकार कहा, क्योंकि वह चाहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा इंसानों को मारें। और वह क्यों चाहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा इंसानों को मारें? इवान ने शांत स्वर में पूछा। बोलने से पहले सेरा ने कुछ सेकंड के लिए उसे देखा। उसके अनुसार नेट, जेवियर, मैं और डार्क गिल्ड के अन्य लोगों में बहुत क्षमता है और हम मनुष्यों से भी उच्च प्रजाति में विकसित हो सकते हैं। उसने हमें राक्षसों में विकसित होने की विधि बताई, लेकिन राक्षसों में विकसित होने के लिए हमें अपनी ही जाति के लाखों लोगों को मारना होगा। अगर हम अपनी ही जाति के लाखों लोगों को मारने के बाद आरोही टॉवर का उपयोग करते हैं तो हम राक्षसों में विकसित हो सकेंगे, सेरा ने कहा और आगे कहा। लेकिन हमारे लिए अकेले सैकड़ों हजारों लोगों को मारना असंभव था, इसलिए उसने हमें राक्षसों को वश में करने और राक्षसों को बुलाने की विधि सिखाई। तुमने उससे नहीं पूछा कि उसने तुम्हें राक्षसों में विकसित होने की विधि के बारे में क्यों बताया? बेशक, हमने उससे पूछा और उसने हमें बताया कि हमारे पास बहुत क्षमता है और भविष्य में जब हम राक्षसों में विकसित हो जाएंगे तो उसे हमारी मदद की ज़रूरत होगी, उसने कहा और तुमने उस पर विश्वास कर लिया, इवान ने अपने चेहरे पर व्यंग्यात्मक भाव के साथ कहा। ये वास्तविक जीवन है, कोई खेती बाड़ी वाला उपन्यास नहीं है जहां 3 बूढ़े लोग जो खुद को ओल्ड मास्टर कहते हैं, जैसे ही तुम थोड़ी सी भी प्रतिभा दिखाते हो, अचानक प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि वे तुम्हें अपने भविष्य के युवा मास्टर के रूप में पालेंगे जो उनके अधूरे क्षेत्र को दुनिया के शीर्ष पर ले जाएगा। तुम क्या कह रहे हो? सेरा ने हैरान स्वर में पूछा, क्योंकि वह समझ नहीं पाई कि वह क्या कह रहा था। लगता है कि तुम भी दिमाग से मरी हुई महिला हो, इवान ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। तुम एक एस रैंक हंटर हो, इस दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्तियों में से एक, लेकिन उस आदमी ने उसने तुम्हें एक ऐसी विधि सिखाई जिससे तुम एस रैंकर्स सहित उच्च रैंकिंग वाले राक्षसों को बुला सकते हो। क्या तुम सच में सोचते हो कि उसके जैसा आदमी तुम्हारे जैसे एस रैंक वाले शिकारी की परवाह करेगा और अपनी उम्मीदें तुम पर टिकाएगा ताकि तुम उसकी मदद कर सको? बकवास करना बंद करो और मुद्दे पर आओ। क्या तुम कह रहे हो कि वह आदमी हमारा इस्तेमाल कर रहा है? सेरा ने गहरी सांस लेते हुए पूछा। क्या ये स्पष्ट नहीं है? इवान ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। बकवास, सेरा जोर से चिल्लाई, वह अरोड़ा दुनिया से नहीं है। उसे हमें धोखा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरोड़ा की दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसका ध्यान आकर्षित कर सके, तो वह हमें धोखा क्यों देगा? ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसका ध्यान आकर्षित कर सके। सेरा की बातें सुनकर इवान ने व्यंग्य किया। अरोड़ा जैसी हर निम्न स्तरीय दुनिया में एक ऐसी चीज़ होती है जिसका उसके जैसे लोग बहुत बुरी तरह से दोहन करना चाहते हैं। इवान की बात सुनकर सेरा दंग रह गई। इवान के हाव भाव को देखकर वह बता सकती थी कि वह झूठ नहीं बोल रहा था। वह चीज़ क्या है? उसने अपनी भावनाओं को शांत करने की कोशिश करते हुए पूछा। तुम्हें पहले से ही जवाब पता है तो तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? सेरा ने अपना मुंह खोलने से पहले कुछ सेकंड के लिए इवान को देखा।
टॉवर ऑफ असेंशन। सेरा की बात सुनकर इवान बस मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। उसकी मुस्कान देखकर सेरा को यकीन हो गया कि वह सही थी। क्यों? उसे टॉवर ऑफ असेंशन से क्या चाहिए? उसने कांपती आवाज में पूछा। इस तथ्य के बारे में सोचना कि वे इतने समय तक धोखा खा रहे थे, उसका खून गुस्से से उबल रहा था। तुम जानना चाहते हो वह टॉवर ऑफ असेंशन से क्या चाहता है? इवान ने अपने चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान के साथ पूछा। इवान ने जो कुछ भी पहले कहा था उसे सुनने के बाद सेरा का दिमाग पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया और उसने उसके चेहरे पर मनोरंजक मुस्कान पर ध्यान भी नहीं दिया और बस अपना सिर भारी रूप से हिला दिया। मैं तुम्हें बता सकता हूं कि वह टॉवर ऑफ असेंशन के साथ क्या करना चाहता है, लेकिन इवान ने कहा और चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। मैं तुम्हें क्यों बताऊं? इवान की बात सुनकर सेरा अपने होश में आ गई। अगर तुम मुझे असली कारण नहीं बताना चाहती थी तो तुमने मुझे वो सब बातें क्यों बताईं? उसने गुस्से से भरी आवाज में पूछा। क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम उस आदमी की असली वजह जाने बिना ही मर जाओ, इवान ने ठंडी आवाज में कहा। मेरे पास भी कई सवाल हैं, लेकिन मैं फिलहाल उन सवालों के जवाब नहीं ढूंढ पा रहा हूं। अगर संयोग से मैं इन सवालों के जवाब पाए बिना मर गया तो मुझे यकीन है कि मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। इतना कहने के बाद इवान ने सेरा की ओर गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। मुझे यकीन है कि तुम भी वही हो। मेरी बात सुनने के बाद तुम निश्चित रूप से उस आदमी की असली वजह जानना चाहोगे, लेकिन दुर्भाग्य से तुम कभी भी सच्चाई का पता नहीं लगा पाओगे क्योंकि तुम यहीं मरने जा रहे हो। तुम दुष्ट कमीने। सेरा ने इवान की बात सुनकर अपने दांत पीस लिए और उसे घृणा भरी निगाहों से देखा, लेकिन वह जल्द ही शांत हो गई और कुछ गहरी सांसें लीं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं बिना किसी तैयारी के यहाँ आई हूँ? चूंकि मैं यहाँ आई हूँ, इसलिए स्वाभाविक रूप से मेरे पास यहाँ से जाने का कोई रास्ता है, उसने शांत होने के बाद कहा। मुझे गलत मत समझो, मुझे यकीन है कि तुमने यहाँ आने से पहले काफ़ी तैयारी की होगी, इवान ने कहा और अपनी उंगलियां चटकाए, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत बुरा हुआ। बूम 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 बूम। मैंने भी यहाँ तुम्हारा जीवन समाप्त करने के लिए काफ़ी तैयारी की थी। जैसे ही इवान ने अपनी उंगलियां चटकाई, सेरा के सामने आसमान से 5 वस्तुएं गिरीं। सेरा चौंक गई जब 5 वस्तुएं उसके सामने गिरीं और वह जल्दी से उस जगह से पीछे हट गई जहां वह खड़ी थी। पीछे हटने के बाद जब उसने 5 वस्तुओं को देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि 5 वस्तुएं वास्तव में 5 एस रैंक राक्षसों की मृतदेह थीं। अध्याय 607 क्या एक अभिनेता भाग 2। सेरा तब दंग रह गई जब उसने 5 राक्षसों की मृतदेह को आसमान से अपने सामने गिरते देखा। 5 राक्षस एस रैंक के राक्षस थे जिन्हें उसने 2 दिन पहले समनिंग फॉर्मेशन का उपयोग करके बुलाया था। शवों को देखने के बाद उसने जल्दी से ऊपर देखा, ये जानना चाहती थी कि राक्षसों की मृतदेह किसने फेंकी। जब उसने ऊपर देखा, उसने 3 काले राक्षसों को देखा जिनकी आंखें बैंगनी रंग की थीं और वे अपने चेहरे पर व्यंग्यात्मक भाव लिए उसे देख रहे थे। 3 छाया मरे हुए स्वाभाविक रूप से छाया सेना वोलाक, काजल और एक्लिप्स के सबसे अच्छे हत्यारे थे। तुम अंडरस्को छाया मरे हुए लोगों को देखकर सेरा क्रोधित हो गई। तुम अपनी झूठी कहानी के साथ मुझे इस समय रोक रहे थे ताकि वे मेरे एस रैंक राक्षसों को मार सकें। सेरा की बात सुनकर इवान ने अपनी आंखें घुमाईं। तुम्हारी झूठी कहानी से क्या मतलब है? मैंने तुम्हें जो कुछ भी बताया वह सच था। मैंने उन्हें उन राक्षसों को मारने के लिए भेजा था क्योंकि मैं अपना समय ठीक से उपयोग करना चाहता था, इसलिए जब मैं तुम्हें कहानी सुना रहा था तो मैंने उनसे मेरे लिए कुछ कचरा साफ करने के लिए कहा। इवान की बात सुनकर सेरा ने अपने दांत पीस लिए और उसे घृणा भरी आंखों से देखा। मुझे नहीं पता कि तुमने जो पहले कहा वह सच है या नहीं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं खुद सच्चाई का पता लगाऊंगा और चाहे तुम उस पर विश्वास करो या नहीं, अगर मुझे पता चला कि तुम झूठ बोल रहे हो तो मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने के लिए मजबूर करूंगा। तुम्हारा दृढ़ संकल्प तो बहुत अच्छा है, लेकिन अचानक 10 किलोमीटर के क्षेत्र में गुरुत्वाकर्षण बहुत बढ़ गया और सेरा को लगा जैसे वह दसियों पहाड़ों के भार के नीचे कुचली जा रही हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से भाग सकती हो? इवान की बात सुनकर सेरा ने व्यंग किया और गुरुत्वाकर्षण के दबाव को सहते हुए उसने अपने पहने हुए एक आर्टिफैक्ट को सक्रिय कर दिया। जैसे ही उसने आर्टिफैक्ट को सक्रिय किया, उसके चारों ओर 5 मीटर के क्षेत्र को कवर करने वाला एक लाल अवरोध दिखाई दिया और गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव उस क्षेत्र से पूरी तरह से गायब हो गया। यहाँ तक कि गुरुत्वाकर्षण द्वारा बंधी जगह भी लाल अवरोध से ढके क्षेत्र में सामान्य हो गई। इवान ने जब ये देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने भौहें चढ़ा दीं। इवान के चेहरे पर आश्चर्य के भाव देखकर सेरा मुस्कुराए और एक एस्केप स्क्रॉल निकाला। तुमने खुद को बहुत ज्यादा आंका, उसने कहा और एस्केप स्क्रॉल का इस्तेमाल करने ही वाली थी कि उसने इवान के चेहरे पर हल्की मुस्कान देखी। इससे पहले कि वह समझ पाती कि वह क्यों मुस्कुरा रहा था, उसे एक भयंकर सिरदर्द महसूस हुआ जिसने उसके दिमाग को लगभग चकनाचूर कर दिया। वह दर्द से चिल्लाए और अपनी हथेली को भींच लिया जिसमें वह भागने के लिए स्क्रॉल पकड़े हुए थी।
लेकिन जब उसने भागने के लिए स्क्रॉल का इस्तेमाल करने के लिए अपनी हथेली को भींचा तो उसे अपने हाथ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उसने आंसू भरी आंखों से अपने हाथ को देखा और जब उसने अपने हाथ की हालत देखी तो उसकी आत्मा लगभग उसके शरीर से बाहर निकल गई। वह अपने घुटनों पर गिर गई और इवान की दिशा में आंसू बहाते हुए देखा। जब उसने इवान को देखा तो वह अभी भी बोन डेगन के सिर के ऊपर बैठा था, लेकिन पहले की तरह अब उसके हाथ खाली नहीं थे और वह एक कटा हुआ हाथ पकड़े हुए था जिसमें से अभी भी खून बह रहा था। धीरे धीरे सेरा को जो भयंकर सिरदर्द महसूस हो रहा था वह कम होने लगा और उसके खोए हुए हाथ से आ रहा दर्द आखिरकार उसके दिमाग तक पहुंच गया। वह एक बार फिर दर्द से चिल्लाए और अपने कटे हुए हाथ से निकल रहे खून के फव्वारे को रोकने की कोशिश की। इवान ने एस्केप स्क्रॉल बैरियर बनाने वाली कलाकृति और सेरा के कटे हुए हाथ में मौजूद स्टोरेज रिंग को अपने शैडो स्टोरेज में रख दिया और उसके हाथ को मांस के पेस्ट में बदल दिया। इससे पहले उसने सेरा को रोकने के लिए माइंड सप्रेशन, विंड वॉक और शैडो वॉक स्किल्स का एक साथ इस्तेमाल किया था। माइंड सप्रेशन का इस्तेमाल करते हुए उसने उसे एक पल के लिए ध्यान भटका दिया और उसी पल विंड वॉक और शैडो वॉक स्किल्स का इस्तेमाल करके बैरियर के अंदर चला गया। बैरियर के अंदर जाने के बाद उसने उसका हाथ काट दिया और फ्लिकर स्टेप्स का इस्तेमाल करके ड्रैगन के ऊपर वापस आ गया। बूट्स का असर जो मूवमेंट टाइप स्किल की शक्ति को 50% तक बढ़ा देता है, वाकई बहुत अच्छा है, इवान ने मन ही मन सोचा और सेरा को देखा जो दर्द के कारण जमीन पर लौट रही थी। उसकी आंखों में हरी रोशनी चमक उठी और हवा के हेरफेर का इस्तेमाल करते हुए उसने सेरा को अपनी ओर खींचा। जब इवान उसे अपने सामने लाया तब भी वह दर्द में रोती रही और उसने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे बेवकूफ़ बना सकते हो? इवान ने उसे दर्द में रोते हुए देखकर व्यंग्य किया। पिछली बार मैंने तुम्हारा पूरा सिर नष्ट कर दिया था और अब तुम मुझे बता रही हो कि तुम अपने हाथ का दर्द भी सहन नहीं कर सकती अंडरस्को। इवान के बोलने से पहले सेरा ने दर्द में रोना बंद कर दिया और उस पर हमला करने की कोशिश की। लेकिन इससे पहले कि वह हमला कर पाती, उसके चारों ओर हवा और गुरुत्वाकर्षण बदल गया और उसने पाया कि वह अपना शरीर बिल्कुल भी हिलाने में असमर्थ थी। तुम कमीने, सेरा ने इवान को घृणा भरी आंखों से देखा और हवा और गुरुत्वाकर्षण की कैद से मुक्त होने की कोशिश की। तुम्हें पता है कि अगर मैं चाहता तो तुम्हारा हाथ काटकर तुम्हें मार सकता था, इवान ने कहा और सेरा की आंखों में देखा, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें क्यों नहीं मारा? सवाल पूछने के बाद इवान ने सेरा के जवाब का इंतजार नहीं किया और बोलना जारी रखा। तुम ही एकमात्र कारण हो जिसकी वजह से मैं इस मुसीबत में हूँ। यदि आपने मुझे अतीत में निशाना नहीं बनाया होता तो मैं कभी भी आपके डार्क गिल्ड मामले में शामिल नहीं होता और शायद ए रैंक तक पहुंचने के बाद अरोरा वर्ल्ड छोड़ चुका होता, इवान ने कहा और सेरा का चेहरा पकड़ लिया। लेकिन मैं अभी भी यहाँ हूँ क्योंकि आपने मेरे साथ गड़बड़ करने की कोशिश की थी, इसलिए मैं तुम्हें आसान मौत नहीं दे सकता। सेरा कुछ कहना चाहती थी लेकिन इवान ने उसे कोई मौका नहीं दिया। उसने उसके चेहरे को कसकर पकड़ लिया और उसके शरीर से मैना फूट पड़ा। बिना रोक टोक के उसने उसके शरीर में बहुत सारा मैना छोड़ दिया। अरू, सेरा की आंखें चौड़ी हो गईं जब बहुत सारा मैना उसके शरीर पर आक्रमण कर रहा था। इवान ने उसकी प्रतिक्रिया की परवाह नहीं की और अपने मैना को उसके शरीर के बहुत अंदर तक पहुंचाने के लिए निर्देशित किया। कुछ ही सेकंड में उसने जो मैना छोड़ा वह उसके पूरे शरीर में फैल गया। मिस, क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना है जो मर गया क्योंकि उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और वह उसे संभाल नहीं पा रहा था? इवान ने उसके शरीर पर मैना के आक्रमण के बाद अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ पूछा। जब सेरा ने इवान का सवाल सुना और उसके चेहरे पर ठंडी मुस्कान देखी तो उसे आसन विनाश की भावना ने घेर लिया और उसने मुक्त होने की कोशिश की। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने इसके बारे में सुना है या नहीं, क्योंकि आप इसे स्वयं अनुभव करने जा रही हैं, इवान ने कहा और अपने मन को निर्देशित किया जो उसके बाएं हाथ के अंदर था। जैसे ही इवान ने मन को निर्देशित किया, सेरा की आंखें अपनी आंखों के गड्ढों से बाहर निकल आईं और भले ही वह गुरुत्वाकर्षण और हवा से घिरी हुई थी, फिर भी उसके मुंह से एक दिल दहला देने वाली चीख निकली। चीख गहरी पीड़ा से भरी हुई थी और चीख सुनने वाले सभी राक्षसों और राक्षसों के दिल ठंडे पड़ गए। लगता है कि मैं सही था। जब किसी की ऊर्जा शिराएं नष्ट हो जाती हैं तो उसे जो दर्द होता है वह वास्तव में इस दुनिया से बाहर है, इवान ने कहा और सेरा की ओर देखते हुए अपना सिर हिलाया जो चिल्ला रही थी जैसे उसने अपना दिमाग खो दिया हो। जब उसने सेरा को आंसू भरी आंखों से अपना सिर हिलाते हुए देखा तो इवान उसकी और भी ऊर्जा शिराएं नष्ट करना चाहता था। क्या अदाकारा है, मैंने अभी अभी उसकी बाईं भुजा में मौजूद ऊर्जा शिराओं का लगभग 10वां हिस्सा नष्ट किया है और वह दर्द के कारण मरने की कगार पर होने का अभिनय कर रही है, इवान ने सोचा और एक बार फिर अपने मन को निर्देशित किया। मैंने अपने सपने में जिस आदमी को देखा था उसने अपने शरीर के अंदर मौजूद हर एक ऊर्जा शिरा को लगभग नष्ट कर दिया था और वह हिलता तक नहीं था, लेकिन वह ये सोचकर कि सेरा अभिनय कर रही है, इवान ने उसे सबक सिखाने के लिए एक ही समय में उसके बाएं हाथ के अंदर मौजूद सभी ऊर्जा शिराओं को नष्ट कर दिया। लेकिन जिस क्षण उसने उसके बाएं हाथ के अंदर मौजूद सभी ऊर्जा शिराओं को नष्ट किया, सेरा की आंखें लाल हो गईं और उसने दर्द से चीखने के लिए अपना मुंह खोला।
लेकिन इससे पहले कि वह दर्द से चीख पाती, इवान ने देखा कि उसकी जीवन आभा गायब हो गई है। एक ही समय में उसकी इतनी सारी ऊर्जा शिराओं के नष्ट होने का दर्द इतना अधिक था कि उसे मरने से पहले चीखने का भी मौका नहीं मिला। अध्याय 608 तीन आत्माएं। इवान ने सेरा को कुछ बार थप्पड़ मारे ताकि यह पुष्टि हो सके कि वह अपनी मौत का नाटक नहीं कर रही है। पूरे 1 मिनट तक लगातार उसे थप्पड़ मारने के बाद जब इवान ने देखा कि वह कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है तो उसे आखिरकार यकीन हो गया कि वह मर चुकी है। अच्छा, बकवास, इवान ने अपना चेहरा थपथपाया क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि अगर वह एक ही समय में उसके बाएं हाथ की सभी ऊर्जा नसों को नष्ट कर देगा तो वह मर जाएगी। अगर मुझे पता होता कि वह अपनी दर्दनाक अभिव्यक्ति का दिखावा नहीं कर रही है तो मैं उसकी ऊर्जा नसों को धीरे धीरे नष्ट कर देता, जिससे उसे धीमी और अधिक दर्दनाक मौत मिलती, उसने खुद से कहा और उसके चेहरे को देखा। उसकी आंखें तश्तरी की तरह चौड़ी थीं और उसके चेहरे पर डरावनी नज़र देखकर वह मुस्कुराया और संतुष्टि में अपना सिर हिलाया। उसके चेहरे पर नज़र से कम ये पुष्टि कर सकता हूं कि यह एक दर्दनाक मौत थी। सेरा के मरने की पुष्टि करने के बाद इवान बोन ड्रैगन के ऊपर से नीचे कूद गया और अपनी छाया को देखा। बाहर आओ। जैसे ही उसने कहा, डेथलिच सम्राट निहिलिस सहित उसके सभी छाया मरे हुए उसके छाया भंडार से बाहर आ गए। शहर को साफ करो, उसने उनसे कहा और उसके सभी छाया मरे हुए शहर की अलग अलग दिशाओं में भाग गए। निहिलिस ने अपने कौशल कॉल ऑफ द एम्परर का इस्तेमाल किया और अपने कंकालों को बुलाया। कंकालों को बुलाने के बाद वह बोन ड्रैगन की पीठ पर कूद गया और कंकालों की सेना के साथ वहां से उड़ गया। सबके चले जाने के बाद इवान ने सेरा के मृत शरीर को देखा और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। सेरा के मृत शरीर के ऊपर एक आत्मा का गोला तैर रहा था, लेकिन अब तक उसने जितने भी आत्मा के गोले देखे थे उनसे अलग यह आत्मा का गोला काफी अलग था। सेरा के ऊपर तैर रहे आत्मा के गोले में 3 अलग अलग तरह के रंग मिले हुए थे और तीनों रंग उसे एक अलग एहसास दे रहे थे। गोले का एक हिस्सा शुद्ध हरा था, एक हिस्सा दूधिया सफ़ेद था और आखिरी हिस्सा सिल्वर मेटेलिक रंग का था। हरा हिस्सा उसे विशाल जीवन शक्ति का एहसास दे रहा था, दूधिया सफ़ेद हिस्सा उसे एलिसिया के प्रकाश तत्व जैसा ही एहसास दे रहा था और आखिरी सिल्वर मेटेलिक रंग उसे तीखी तलवार की आभा का एहसास दे रहा था। चलो देखते हैं कि उसके साथ क्या गलत है, उसने बड़बड़ाया और उस पर छाया पुनरुत्थान का प्रयोग किया। वह अभी भी नहीं भूला था कि कैसे सेरा कार्नेज का उपयोग करके उसके सिर को नष्ट करने के बाद भी जीवित रहने में सक्षम थी। छाया पुनरुत्थान कौशल को सक्रिय करने के कुछ सेकंड बाद इवान को कुछ महसूस हुआ और उसने कौशल को बीच में ही रद्द कर दिया। उसकी हालत अमारा जैसी ही है, इवान ने बड़बड़ाया और कौशल को रद्द करने के बाद अपनी ठुड्डी को रगड़ा। जब उसने लगभग 2 महीने पहले अमारा को एक छाया मरे में बदलने की कोशिश की तो इवान ने पाया कि अमारा ने राक्षस को खुद के साथ मिलाने के लिए जिस तकनीक का इस्तेमाल किया था वह सही नहीं थी और इगोनॉक्स राक्षस अमारा ने खुद को मिलाया कि आत्मा उसके साथ पूरी तरह से विलीन नहीं हुई थी। चूंकि उसकी आत्मा राक्षस के साथ पूरी तरह से विलीन नहीं हुई थी, इसलिए उस समय उस पर छाया पुनरुत्थान कौशल का उपयोग करने पर इवान को 2 विकल्प मिले। पहला विकल्प 2 अलग अलग छाया मरे बनाना था, एक अमारा का और दूसरा इग्वानॉक्स का। दूसरा विकल्प आत्मा सम्मिलन कौशल का उपयोग करके उनकी दोनों आत्माओं को पूरी तरह से एक में मिलाना और वोलेट के समान एक नया छाया मरे बनाना था। इवान के लिए पहला विकल्प असंभव था क्योंकि यद्यपि उसके पास इग्वानॉक्स राक्षस की आत्मा थी, उसके पास इग्वानॉक्स का शरीर नहीं था। शरीर के बिना उसके लिए इग्वानॉक्स को छाया मरे में बदलना असंभव था। इवान वोलेट के समान एक छाया मरे बनाने के लिए दूसरे विकल्प का उपयोग करना चाहता था, लेकिन उस समय उसका आत्मा सम्मिलन कौशल ठंडा हो गया था, इसलिए उसने उसे छाया मरे में नहीं बदला। सेरा की वर्तमान स्थिति अमारा के समान है, लेकिन अमारा के विपरीत जिसने खुद को केवल एक राक्षस के साथ विलय किया था, सेरा ने खुद को एक राक्षस और एक मानव के साथ विलय कर लिया था। आत्मा ओब पर हरा रंग आत्मा का राक्षस हिस्सा था और चांदी का धातु रंग मानव का हिस्सा था जिसके साथ सेरा विलीन हो गई थी। मानव स्पष्ट रूप से अमांडा था और राक्षस के लिए इवान को यकीन नहीं था कि यह किस तरह का राक्षस था क्योंकि यद्यपि वह आत्मा के गोले के माध्यम से राक्षस की उपस्थिति देख सकता था, वह उसे पहचान नहीं पा रहा था क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा राक्षस नहीं देखा था। राक्षस का शरीर एक मंटिस जैसा था जो अपने मानव जैसे पैरों पर खड़ा था और उसके हाथ तेज दरांती जैसे थे। मंटिस से केवल एक चीज अलग थी, वह था राक्षस का सिर जो कॉकरोच जैसा दिख रहा था। आत्मा सम्मिलन कौशल का उपयोग करके मैं एक बार में केवल 2 आत्माओं को ही मिला सकता हूं, लेकिन सेरा के आत्मा गोले में 3 आत्माएं मिली हुई हैं। इवान ने बड़बड़ाया और थोड़ी देर सोचने के बाद उसके शरीर को छाया भंडारण में रख दिया। आत्मा सम्मिलन कौशल के वर्तमान स्तर के साथ वह केवल 2 आत्माओं को ही मिला सकता है, इसलिए उसने उसे एक छाया मरे में बदलने से पहले कुछ समय तक प्रतीक्षा करने का फैसला किया। मुझे लगता है कि भविष्य में आत्मा सम्मिलन कौशल की शक्ति बढ़ेगी, इवान ने खुद से कहा और एक गहरी सांस ली। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि 3 आत्माओं के मिलन से बना एक छाया मरे हुए व्यक्ति में किस तरह की शक्ति होगी। सेरा के शरीर को हटाने के बाद इवान ने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग किया और शहर के एक बड़े क्षेत्र को कवर किया।
हालांकि मेरे छाया मरे हुए लोग राक्षसों और दानवों को साफ कर रहे हैं, फिर भी उनमें से बहुत से बचे हुए हैं, उसने खुद से कहा और बीजोरैंक के राक्षसों के एक समूह की दिशा में उड़ गया। राक्षसों के पास पहुंचने के बाद उसने उनसे बात करने की जहमत नहीं उठाई और बस गुरुत्वाकर्षण हेरफेर कौशल का उपयोग करके उनके आंतरिक अंगों को कुचल दिया, जिससे वे तुरंत मर गए। इवान और उसके छाया मरे हुए लोग अगले 10 घंटों तक रेवेनहर्स्ट शहर के अंदर मौजूद राक्षसों और दानवों को मारना जारी रखते हैं। इन 10 घंटों में उन्होंने शहर के अंदर मौजूद अधिकांश राक्षसों और दानवों को मार डाला। हालांकि इवान और उसके छाया मरे हुए लोगों द्वारा किए जा रहे नरसंहार को देखने के बाद कई राक्षस और दानव जंगल में भाग गए, लेकिन वे सभी निम्न श्रेणी के थे, इसलिए इवान को उनकी ज्यादा परवाह नहीं थी। पूरे शहर को साफ करने के बाद इवान ने नाथन को एक संदेश भेजा, जिसमें उसे रेवेनहर्स्ट शहर की स्थिति के बारे में बताया गया। नाथन को संदेश भेजने के बाद इवान ने बुदबुदाया, अब मुझे कहाँ जाना चाहिए। उसके दिमाग में 2 जगहें थीं, एक केंद्रीय शहर था और दूसरा इन्फर्नो डिंगोन। कुछ मिनटों तक सब कुछ सोचने के बाद इवान ने आखिरकार पहले सेंट्रल सिटी जाने का फैसला किया। मैं अभी भी उस आदमी के बारे में निश्चित नहीं हूं जो डिंगोन के अंदर है। मुझे वहां जाने से पहले अपने कोर की रैंक को एस तक बढ़ाना चाहिए, इवान ने कहा और बोन ड्रैगन को सेंट्रल सिटी की ओर उड़ने का आदेश दिया। अध्याय 609 क्या खिलाड़ी है। शून्य की संकल्पनात्मक ऊर्जा की वर्तमान समझ 0.05। इवान ने शून्य अध्ययन कौशल का उपयोग करने के बाद अपनी बाहें रगड़ी और बोन ड्रैगन की पीठ पर लेट गया। लेटने के बाद उसने दूध या सफ़ेद औषधि की एक बोतल निकाली और जल्दी से उसे पी लिया। यह उन औषधियों में से एक थी जो उसे अमारा की भूमिगत भूलभुलैया में मिली थी और यह औषधि उसकी आध्यात्मिक शक्ति को पुनः प्राप्त कर सकती थी। चमकदार कमल काढ़ा, आत्मा कमल के सार से बना एक औषधि। इस औषधि को पीने से एस रैंक से नीचे के किसी भी व्यक्ति की 20% आध्यात्मिक ऊर्जा बहाल हो सकती है। औषधि पीने के बाद इवान ने अपनी आंखें बंद कर लीं और लगभग 10 मिनट तक आराम किया। 10 मिनट बाद अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति समाप्त हो जाने के कारण उसे जो सिरदर्द हो रहा था वह गायब हो गया और वह बैठ गया। जितना अधिक मैं शून्य अध्ययन कौशल का उपयोग करता हूँ, शून्य ऊर्जा के रहस्यों को समझना मेरे लिए उतना ही आसान होता जाता है, इवान ने बैठने के बाद बड़बड़ाया। अपनी वर्तमान आध्यात्मिक शक्ति के साथ इवान एक बार में अधिकतम 2 मिनट के लिए शून्य अध्ययन कौशल का उपयोग कर सकता था। 2 मिनट के बाद उसे अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए आराम करना पड़ा। चूंकि वह एक दिन में 10 मिनट के लिए शून्य अध्ययन कौशल का उपयोग कर सकता था, इसलिए उसे 10 मिनट का सही उपयोग करने के लिए कौशल का 5 बार उपयोग करना पड़ा। बार बार शून्य अध्ययन कौशल का उपयोग करने के बाद इवान को एहसास हुआ कि शून्य ऊर्जा को समझने की उसकी गति प्रत्येक प्रयास के साथ बढ़ रही थी। इतना ही नहीं, बार बार अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करने के कारण उसकी आत्मा भी मजबूत हो रही थी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो अगली बार जब मैं शून्य अध्ययन कौशल का उपयोग करूंगा तो मेरी गति थोड़ी और बढ़नी चाहिए, इवान ने कहा और उड़ते हुए हड्डी वाले ड्रैगन की पीठ से नीचे कूद गया। नीचे कूदने के बाद उसने हड्डी वाले ड्रैगन को अपने छाया भंडारण में वापस जाने का आदेश दिया। हालांकि हड्डी वाले ड्रैगन की उड़ान की गति बहुत तेज थी, फिर भी वह उससे धीमी थी। वह डार्क गिल्ड के मामलों को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता था। यही वजह है कि उसने आज के 10 मिनट के शून्य अध्ययन कौशल का उपयोग करने के बाद खुद वहां उड़ान भरने का फैसला किया। मेरे मूवमेंट टाइप कौशल की शक्ति में 50% की वृद्धि के साथ मुझे 1.5 दिन में सेंट्रल सिटी तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए, इवान ने कहा, क्योंकि उसने बोन ड्रैगन को वापस अपने छाया भंडारण में भेज दिया और सेंट्रल सिटी की दिशा में उड़ गया। लगभग 15 घंटे बाद इवान ने अचानक कुछ एजोर रैंक के शिकारियों की आभा महसूस की जो किसी का पीछा कर रहे थे। ये व्यक्ति, इवान ने एक भान उठाई जब उसने उस व्यक्ति की आभा महसूस की जिसका वे पीछा कर रहे थे और उनकी दिशा में उड़ गया। अरे, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए और मास्टर को वह सब बताना चाहिए जो मैं जानता हूँ। नामहीन होस्ट, जिसकी यादों को इवान ने गोबू के माइंड इंट्रूशन कौशल का उपयोग करके बदल दिया था, ने 5 एजोर रैंक के शिकारियों से भागने की कोशिश करते हुए कहा, भागना बंद करो, अगर तुम मर्द हो तो हमसे लड़ो। उसके पीछे भाग रहे एजोर रैंक के शिकारियों में से एक ने हताश स्वर में चिल्लाया, अगर तुम सब जानना चाहते हो कि मैं मर्द हूं या नहीं तो जाकर अपनी बीवियों से पूछ लो। नामहीन मेजबान ने भागते हुए गर्व भरी आवाज में चिल्लाया, वे सब अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं मर्द हूं या नहीं। अरे मादरचोद, मैं एक बार तुम्हारे हाथ लग जाऊंगा तो तुम्हारा खून पी जाऊंगा। नामहीन मेजबान की बात सुनकर एक और एजोर रैंक का शिकारी लाल आंखों से चिल्लाया, भाई, अगर तुम मेरा खून पीना चाहते हो तो जाकर अपने बेटे का खून पी लो, आखिर उसकी रगों में मेरा खून बह रहा है। नामहीन मेजबान ने कहा और शिकारियों से दूर भागना जारी रखा। उसकी बकवास मत सुनो और बस उसे पकड़ने पर ध्यान दो। वह हमें भड़काने की कोशिश कर रहा है ताकि उसे यहाँ से भागने का मौका मिल सके। दूसरे एजोर रैंक के शिकारी ने दूसरे शिकारियों के गुस्से भरे हाव भाव देखकर कहा। उसकी बात सुनकर सभी अन्य शिकारियों ने गहरी सांस ली और बिना कुछ कहे अनाम मेजबान का पीछा किया।
ये देखकर कि शिकारी कुछ नहीं चिल्ला रहे थे, अनाम मेज़बान ने क्रूरता से मुस्कुराया। स्टीवन, अन्ना जैसी पत्नी के साथ तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा रहा होगा, जो बेडरूम में ड्रेस अप गेम खेलना पसंद करती है। हालांकि मैंने उसके साथ केवल कुछ रातें ही बिताईं, लेकिन मुझे जो मज़ा आया वह टीएस। अनाम मेज़बान चिल्लाया और भागते समय अपना सिर हिलाया। ये कमीना अभी भी बकवास करके हमारा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। स्टीवन, तुम्हें पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। A+ रैंक के शिकारियों में से एक स्टीवन को सांत्वना देने ही वाला था कि उसने देखा कि स्टीवन का चेहरा पीला पड़ गया था। कैसे? उसे उसके ड्रेस अप गेम के शौक के बारे में कैसे पता चला? स्टीवन ने चौंकते हुए आवाज़ में कहा। स्टीवन की बात सुनकर बाकी 4 शिकारी दंग रह गए और मुंह खोलकर उसे देखने लगे। लेकिन अनाम मेज़बान का क्रूर मुंह अभी भी चल रहा था। एडन, तुम्हारी बेटी बहुत मासूम और प्यारी है। उसे अभी भी फूलों के पैटर्न पहनना पसंद है। डारियो, तुम्हारी माँ। आमिर, तुम्हारी सास। सिलास, तुम्हारी बहन। दुनिया का ये बदमाश इवान, जो सब कुछ देख रहा था, मुंह खोलकर बड़बड़ाने से खुद को नहीं रोक सका। उसने 5 जोड़ रैंक के शिकारियों को देखा और देखा कि उन्होंने अनाम मेज़बान का पीछा करना बंद कर दिया और अपने चेहरे पर बेजान भाव के साथ घुटनों के बल बैठ गए। जब अनाम मेज़बान ने देखा कि 5 शिकारी उसका पीछा करना बंद कर चुके हैं और घुटनों के बल बैठ गए हैं, तो उसने अपनी हरकत कौशल का इस्तेमाल किया और तुरंत वहां से भाग गया। चूंकि हम सब एक बड़े परिवार हैं, इसलिए तुमने मेरे साथ जो किया, मैं उससे नाराज़ नहीं होऊंगा और भविष्य में तुमसे मिलने आऊंगा। नामहीन मेज़बान ने 5 रैंक के शिकारियों की नज़रों से ओझल होने से पहले चिल्लाया। नामहीन मेज़बान के गायब हो जाने के बाद भी 5 रैंक के शिकारी ज़मीन पर बैठे रहे और अपने चेहरों पर बेजान भाव लिए आसमान की ओर देखते रहे। 5 शिकारियों की दयनीय स्थिति देखकर इवान ने अपना सिर हिलाया और नामहीन मेज़बान की दिशा में उड़ गया। नामहीन मेज़बान ने उन शिकारियों से जो कहा, उसके बारे में सोचते हुए इवान के दिमाग में सिर्फ एक ही विचार आया। क्या खिलाड़ी है? अध्याय 610 कोर इवॉल्वर भाग 1। आखिरकार उन कमीनों से छुटकारा मिल गया। नामहीन मेज़बान ने A+ रैंक के शिकारियों से सैकड़ों किलोमीटर दूर भागने के बाद राहत की सांस ली। अब मुझे मास्टर से संपर्क करने का कोई तरीका ढूंढना होगा। क्या तुम अपने मोबाइल फ़ोन या संचार क्रिस्टल का उपयोग करके मुझसे संपर्क नहीं कर सकते? उन दुष्ट लोगों ने मेरा सारा सामान, फ़ोन और स्टोरेज रिंग सहित छीन लिया, तो कैसे? नामहीन मेज़बान ने बीच में बोलना बंद कर दिया और जल्दी से आवाज़ की दिशा में देखा। जब उसने आवाज़ की दिशा में देखा तो वह इवान को वहां खड़ा देखकर दंग रह गया। लेकिन उसके चेहरे पर स्तब्ध भाव जल्द ही गायब हो गया और वह अपने चेहरे पर खुशी के भाव के साथ उसकी ओर दौड़ा। मास्टर, भागते समय, नामहीन मेज़बान चिल्लाया और अपनी बाहें फैला दी जैसे कि वह इवान को गले लगाना चाहता हो। इवान ने अपना हाथ हिलाया और हवा के हेरफेर कौशल का उपयोग करके नामहीन मेज़बान को अपने पास आने से रोका। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी कुछ हड्डियां तोड़ दूं, तो और पास मत आओ, इवान ने नामहीन मेज़बान को रोकने के बाद एक गंभीर आवाज़ में कहा। नामहीन मेज़बान ने इवान की बात सुनकर अपनी लार को निगल लिया और अनिश्चित आवाज़ में पूछा, मास्टर, क्या तुमने सुना कि मैंने उन लोगों से पहले क्या कहा था? तुम क्या सोचते हो? इवान ने एक सपाट आवाज़ में पूछा। हा, अनाम होस्ट ने घबराकर हंसते हुए अपना सिर हिलाया। मास्टर, मैं उनसे पहले सिर्फ मजाक कर रहा था ताकि मैं उनसे दूर भाग सकूं। आपको मेरी पहले कही गई बातों को गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत हो गई बकवास। मुझे बताओ कि वे लोग कौन थे जो तुम्हारा पीछा कर रहे थे और तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? इवान की बात सुनकर अनाम होस्ट के चेहरे पर गंभीरता आ गई। वे रोनन के अधीनस्थ हैं। रोनन के अधीनस्थ? अनाम होस्ट की बात सुनकर इवान ने भौहें चढ़ाईं, तो वे भी डार्क गिल्ड के सदस्य हैं? हाँ, अनाम होस्ट ने अपना सिर हिलाया। मैं रोनन के जरिए लगभग 2 महीने पहले डार्क गिल्ड में शामिल हुआ था, इसलिए मैं भी उसके अधीन काम कर रहा था। एस्ट्रेट सिटी में रोनन की मृत्यु के बाद मुझे और डार्क गिल्ड के कुछ अन्य लोगों को, जो रोनन के अधीन काम कर रहे थे, कुछ समय के लिए सेंट्रल सिटी में रहने का आदेश दिया गया। रोनन के अधीन काम करने वाले ज़्यादातर लोगों ने उसकी मौत के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और शहर में ही रहने का फैसला किया। इस समय अनाम मेज़बान की अभिव्यक्ति बहुत गंभीर हो गई और उसने कुछ गहरी सांसें लेने के बाद कहा, लेकिन मुझे डर था कि वे हमें भी उसी तरह बलि चढ़ाना चाहते थे जैसे उन्होंने उस संरचना का इस्तेमाल करके शहर के लोगों को बलि चढ़ाया था। इसलिए मैंने ये पता लगाने का फैसला किया कि उन्होंने हमें सेंट्रल सिटी में रहने के लिए क्यों कहा, और तभी मुझे कुछ चौंकाने वाला मिला। आपको क्या मिला? इवान ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए पूछा। मैंने पाया कि वे कुछ भी योजना नहीं बना रहे हैं। हाँ, इवान ने नामहीन मेज़बान को हैरान नज़र से देखा और उसे थप्पड़ मारने का मन किया। लेकिन इससे पहले कि वह उसे थप्पड़ मार पाता, नामहीन मेज़बान ने एक बार फिर बात की। मुझे यह अजीब लगा कि वे कुछ भी करने की योजना नहीं बना रहे थे। न केवल वे सेंट्रल सिटी के लोगों की बलि देकर राक्षसों को बुलाने की योजना नहीं बना रहे थे, बल्कि वे सेंट्रल सिटी पर हमला करने की भी योजना नहीं बना रहे थे।
नेमलेस होस्ट की बातें सुनकर इवान गहरी सोच में पड़ गया, क्योंकि वह भी उलझन में था कि उन्होंने अभी तक सेंट्रल सिटी पर हमला क्यों नहीं किया। मैंने कुछ सुराग खोजने के लिए गहराई से खोजबीन की और तभी मुझे पता चला कि वे सेंट्रल सिटी पर हमला क्यों नहीं कर रहे हैं। इवान ने नेमलेस होस्ट को देखा और उसके बोलने का इंतजार किया। वे कुछ नहीं कर रहे हैं क्योंकि वे किसी के अस्तित्व को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। नेमलेस होस्ट की बात सुनकर इवान ने भौहें चढ़ाईं। अन्य शहरों के विपरीत, जहां उन्होंने शहरों पर हमला करने के लिए हजारों राक्षसों को बुलाया था, उन्होंने आयरनस्पायर टाउन के सभी लोगों की बलि देने के बाद केवल एक दानव को बुलाया। नेमलेस होस्ट की बात सुनकर इवान ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। चूंकि उन्होंने केवल एक दानव को बुलाया था, तो इसका मतलब है। नेमलेस होस्ट ने अपना सिर हिलाया इवान की बात सुनकर। उस डायमंड की रैंक एस रैंक से ज्यादा है। इवान ने अपनी आंखें बंद कर लीं और नामलेस होस्ट की बात सुनकर अपनी भौहें रगड़ीं। तो उन्होंने रैंक 1 कोर इवॉल्वर को भी बुलाया। हो, रैंक 1 कोर इवॉल्वर? नामहीन होस्ट ने हैरान स्वर में पूछा। मास्टर, रैंक 1 कोर इवॉल्वर क्या है? एस रैंक से ऊपर की रैंक, इवान ने कहा और अंदर ही अंदर आह भरी। मास्टर, आप एस रैंक से ऊपर की रैंक के बारे में भी जानते हैं? नामहीन होस्ट ने सम्मान से भरी आवाज में कहा। इवान ने नामहीन होस्ट की बात सुनकर बस अपना सिर हिलाया और इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। क्या आप जानते हैं कि वे उसे क्यों छिपाने की कोशिश कर रहे हैं? उसने कुछ सेकंड सोचने के बाद पूछा। जहां तक मुझे पता है, उस दानव की शक्ति से वे अरोरा वर्ल्ड में किसी का भी आसानी से ख्याल रख सकते हैं। हालांकि मुझे यकीन नहीं है। मैंने सुना है कि वे सेंट्रल सिटी में किसी व्यक्ति के आने का इंतजार कर रहे हैं, उसके अस्तित्व का खुलासा करने से पहले। नामहीन होस्ट ने कहा। वे उस व्यक्ति को आश्चर्यचकित करके उसे एक झटके में मारना चाहते हैं। यही वजह है कि वे उसके अस्तित्व को छिपा रहे हैं, किसी का इंतजार कर रहे हैं। इवान ने उसे सुनकर भौहें उठाईं। क्या आप जानते हैं कि वे किसके लिए हैं इंतजार कर रहा है? नामहीन मेज़बान ने इवान की बात सुनकर कुछ नहीं कहा और बस उसे देखा। नामहीन मेज़बान को उसकी ओर देखते हुए देखकर इवान सावधानी से मुस्कुराया। वे उसका इंतजार कर रहे हैं। नामहीन मेज़बान ने अपना सिर हिलाया। ये परेशानी भरा होगा, इवान ने खुद से कहा। उसने कुछ मिनट तक सोचा कि नामहीन मेज़बान ने अभी अभी उससे क्या कहा था और आखिरकार उसने अपना फैसला किया। उसने अपने शैडो स्टोरेज से बोन ड्रैगन को बुलाया और उसके ऊपर कूद गया। आओ, उसने नामहीन मेज़बान को देखा और उसे बोन ड्रैगन पर बैठने के लिए कहा। नामहीन मेज़बान के बैठने के बाद इवान बोन ड्रैगन को उड़ने का आदेश देने ही वाला था कि उसे कुछ सूझा। वे लोग तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे थे? उसने नामहीन मेज़बान को देखा और पूछा। उन्हें किसी तरह पता चल गया कि मैं उस दानव के बारे में तुम्हें जानकारी लीक करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उन्होंने मेरा फ़ोन और संचार क्रिस्टल छीन लिया और मुझे मारने की कोशिश की। नामहीन मेज़बान ने आह भरते हुए कहा। नामहीन मेज़बान की बात सुनकर इवान ने अपने छाया भंडारण को देखा और काजिल को छोड़ दिया। उन 5 शिकारियों को मार डालो, उसने उसे बुलाने के बाद उदासीन आवाज़ में काजिल से कहा। चूंकि वे डार्क गिल्ड के सदस्य थे, इसलिए वह उन्हें नहीं छोड़ने वाला था। इवान का आदेश सुनकर काजिल तुरंत 5 शिकारियों की दिशा में भाग गया। काजिल के जाने के बाद इवान ने बोन ड्रैगन के सिर पर थपथपाया और उसे वहां से उड़ जाने का आदेश दिया।